वी आर लाइव। गुरप्रीत, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं विनोद ठक्कर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ स्क्वायर फीट इंडिया। आप सबका एक बार फिर ब्रोकर की पाठशाला सीजन 4 में एंड वी आर इनटू सेशन 37 बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। आज हमारे बीच जुड़ चुकी है नवी मुंबई से, क्योंकि ये ब्रोकर की पाठशाला का विमेन स्पेशल है। एक यंग डायनेमिक, वेरी करेजियस, और मैंने अभी तक जितने सेशन किए और जितने विमेन ब्रोकर्स के साथ इंटरेक्शन हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसी महिला है जिनके पास सबसे ज्यादा एजुकेशन है, बावजूद उसके भी उन्होंने रियल एस्टेट ब्रोकर का जो प्रोफेशन है वो चूज किया है। तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आज का जो उनके साथ इंटरेक्शन रहेगा, संवाद रहेगा, वो बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। आप सबको और मुझे बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है, बहुत सारा एनकरेजमेंट मिलने वाला है। एंड आई एम श्योर टुडे सेशन इज गोइंग टू बी अ ग्रेट सेशन। आप सब जानते हैं हम सेशन शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हैं। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज जॉइन मी विद द प्रेयर। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्वी नावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों एंड गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू ब्रोकर की पाठशाला सीजन 4 एंड वी आर इनटू सेशन 37 एंड आई एम एक्सट्रीमली वेरी हैप्पी टू वेलकम अवर टुडे स्पीकर, अ वेरी यंग एंड डायनेमिक गुरप्रीत, जिनको प्यार से लोग प्रीति बुलाते हैं। प्रीति फ्रॉम नवी मुंबई। शी इज द ऑनर ऑफ सदगुरु रियल्टर्स एंड हैव बीन इनटू इंडस्ट्री फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स, एंड टुडे हर जर्नी शी इज गोइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ अस। उसमें से बहुत सारी बातें हमको सीखने को मिलेगी। बहुत चैलेंजिंग जर्नी है उनकी, जितना मैं उनको जानता हूँ। थैंक यू गुरप्रीत फॉर बीइंग विद अस टुडे ऑन ब्रोकर की पाठशाला। विनोद जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं सबके साथ यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। Yeah, I still remember I first met you personally when we were doing NR India convention in Renaissance in 2012. जी, that was the first interaction. उसके बाद हमारी कुछ ज्यादा मुलाकातें या बातें नहीं हुई, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ध्यान में एक था कि you can be a role model for next generation who want to, if they want to join real estate brokerage business. I think you are someone who can inspire, who can encourage them to join this wonderful industry. Pleasure. So, Gurpreet, बताइए आप कहाँ से? You are not from Mumbai, that is for sure. So, tell us about your childhood and your family and schooling. I am not at all from Mumbai, but now I am a Mumbaiker. Yes. I am a hardcore Sikhni from Bathinda. जब भी मैं वाली गीत के जैसी ही मैं हूँ, बहुत बोलती हूँ। So मेरा जन्म बठिंडा में हुआ था एंड मेरा एलिमेंट्री एजुकेशन पूरा बठिंडा में हुआ है। उसके बाद में मैंने अपना एजुकेशन एंड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन नागपुर से किया है। I was associated with Nagpur University. मैंने नागपुर में 20 स्कूल्स में टीचिंग प्रोफेशन अडॉप्ट किया। क्या बात है। And I moved to Bombay with Yes Bank. तो मेरा दूर दूर तक रियल एस्टेट से कोई लेना देना नहीं था। I happen to be a banker as well, and मैंने almost around 6 years बैंक के साथ निकाले हैं with as a corporate trainer. And उसके बाद में मेरी जर्नी जो थी वो फिर रियल एस्टेट एंड एचआर के साथ में मिलते जुलते चल रही है उस हिसाब से। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? आपकी फैमिली में योर फादर साइड, मदर साइड, how many siblings? I would say my friends are my family. I lost my parents. I lost my mother when I was at a very young age. फिर 2017 में मेरे फादर की डेथ हुई एंड बट माय ब्रदर वो साइंटिस्ट हैं, वो यूएस में है, ही इज इनटू कैंसर रिसर्च। मेरे भाई और भाभी दोनों यूएस में है। एंड मेरी बाकी की जो फैमिली है वो मेरे दोस्त, मेरे आसपास, वो
मतलब दैट इज माय फैमिली टू बी ऑनेस्ट। मेरी दादी है और मेरे चाचा वो सब बठिंडा में ही है, एंड मेरी मदर की साइड की पूरी फैमिली भी पंजाब में है। बच्चे तो सब अभी अब्रॉड में है, बट मेरी मदर की साइड पूरी पटियाला में है। तो टिपिकल पंजाब को बिलोंग करती हुई आपके सामने है पंजाब की सिकनी। पंजाबी कुड़ी। ओके, पंजाबी। ये आप बठिंडा से नागपुर कैसे पहुंचे? सर हमारे फादर की सोप इंडस्ट्रीज थी, सोप फैक्ट्रीज थी। मेरे फादर एंड ग्रैंडफादर एंड चाचा वो रन करते थे, तो हमारा मेजरली रॉ मटेरियल साउथ से आता था। हाँ, तब मेरे ब्रदर एमबीबीएस कर रहे थे और उनकी एडमिशन बॉम्बे में हुई, तो फिर ये डिसाइड किया गया कि एक फैमिली हमारी मतलब वेस्टर्न या साउथ में कहीं शिफ्ट हो जाए। तो पहले हैदराबाद एक ऑप्शन था, लेकिन वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर था। तो फिर नागपुर बीइंग सेंटर ऑफ इंडिया, we decided that we should move to Nagpur, and मेरी मॉम की एक्सटेंडेड फैमिली नागपुर में थी, तो था कि चलो कोई रिलेटिव्स वगैरह होंगे, एंड उस हिसाब से हम लोग नागपुर शिफ्ट हुए। नागपुर कितना साल रहे आप नागपुर में? मैं नागपुर में शिफ्ट हुई थी 1996 से लेके 1995 तक। आई हैव बीन इन नागपुर। ओके, 1996 से 19 in 2000 till 2005। Oh, it's quite long time in Nagpur. Nagpur is a beautiful city. Yes, it is. मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इनिशियल बिगिनिंग ऑफ माय करियर सब कुछ नागपुर से ही हुआ। I have been to Nagpur quite a few times, and uh, I think Nagpur. You were, so what else you did during your school and college? You know, I always believe that जो भी लोग लाइफ में एक मकाम पे पहुंचते हैं ना, उसमें उनकी स्कूल कॉलेज का जो उनका जो आप टैलेंट बोलिए, यू नो, वो सब वहां से फाउंडेशन इज फ्रॉम देयर एक्चुअली, और वो जाके उनको वहां पे लेके जाता है। So what you did during your school and college time apart from study? I know you were very good in study. The credit entirely goes to my mother. कहते हैं कि जो आप बोल रहे हैं कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, तो वो मम्मा से हुआ, क्योंकि मम्मी को हमेशा चाहिए था कि उनकी बेटी लाइफ में अपने पैरों पे खड़ी हो, सक्सेसफुल हो, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। सो माय मदर और मुझे हमेशा था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया फॉर वॉट एवर पर्सनल रीजंस, बट नो रिग्रेट्स। And हाँ, स्कूल में I was very active as a kid in terms of taking part in everything। जो भी होता था opportunities मिलते थे, एंड मम्मी ने कोई भी ऐसी चीज छोड़ी नहीं थी जो मुझे करवाई नहीं थी, भले वो भरतनाट्यम हो या वो आर्ट एंड क्राफ्ट हो या वो सिंगिंग हो या जो भी हो, उनको ऐसा होता था कि सब कुछ आना चाहिए उस हिसाब से। तो शुरुआत how were you in sports? I was good in sports, but थोड़ी lethargic थी। I played for Nagpur भारती विद्या भवन में मैंने अपना 10th किया। वहाँ पे represented the school for the volleyball team। So I used to play volleyball, और वो भी मुझे याद है, मेरे एक सर थे, करवंदर सर थे। मैं खेलती नहीं थी वॉलीबॉल, आलस, तो मुझे बोलते थे कि तू सरदारनी है, तेरे में जोर बहुत होगा, तो बॉल जोर से मारती है। तो वैसे मैंने वॉलीबॉल प्ले किया है, उसमें जुड़ी। स्कूल टाइम पे आई वाज अ पार्ट ऑफ इंटरैक्ट ग्रुप। You were in Interact? Interact. So Interact is a absolutely youth wing of Rotary. तो मेरे रूट्स रोटरी से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। So Rotary Interact Club स्कूल में था, and then I was a part of Rotaract Club. I represented my district 3030 as a president for Rotaract. Wow. And we won the convention which happened in Daman long back, मुझे years ago. But I was joined with Rotaract, and then I was fortunate enough कि Rotary के through मुझे एक platform मिला जिससे मैं group study exchange program में I visited US for that. Wow. So which was that year you went to US in group 2006. 2006. जी. Okay. That's a great opportunity because just for the benefit of the viewer, you know, Rotary is an international organization. I have been associated with Rotary for last 26 years, and recently when I was in Nagpur 4 years back, I think, and Rotary Club of Main Nagpur, I know a few members there, and they invited me to be on the dais to induct the Interact president. So there was a group installation for more than 25 Interact club in Nagpur. Nagpur main club is a very strong club. Yes, I was representing the same club. Nagpur main was my sponsor. Excellent, yeah. You are very fortunate. So आपके जो leadership के जो गुण है,
I think so. What was the learning from these two organizations? Just for the benefit of the viewers, Rotaract and Interact. आई थिंक जो मैं इतना बोलती हूँ वो शायद रोट्रैक्ट और इंटरैक्ट की देन है एंड मतलब इट वाज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमें हमारा इंटरनल टैलेंट भले गलत है सही है मेंटर्स थे हमें मेंटर करने के लिए इट वाज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमारा क्रिएटिविटी इनहांस होता था एज अ किड करेक्ट वी वर आस्क्ड टू थिंक बियॉन्ड द स्टडीज सो दैट वाज समथिंग जिसका पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं था लेकिन फिर भी बहुत सारी लर्निंग थी उसके अंदर सो आई थिंक मैं अपनी यूथ को बच्चों को ये जरूर बोलूंगी दैट दे शुड बी द पार्ट ऑफ इंटरैक्ट रोट्रैक्ट व्हेनेवर दे गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म So I think another thing about those organizations, they mold you into a better human being. Absolutely. It's forget about study, but I think that is the organization which helps you to be a better human being and especially create and inculcate a habit of giving back to the society. Not thinking only about yourself. I think being a child जो हमारे में values instilled हुए थे तब आज जो मैं एक छोटा सा organization run करती हूँ We Care to Heal basics of that was from Rotaract, Interact and maybe Rotary because it is serving people before you serve yourself. So excellent. Very good. I am extremely happy to know that you are part of the organization which has also changed and transformed my personal and professional both life, and I am somebody who will always be there till the life is there with the Rotary. So after, I think you have got a lot of education. You did some graduation and then MCom and then marketing and 2 PGDM and so many things, HR, PR, so many things. I don't think I have come across with any broker in real estate, especially women, nor even men also, who has got so much of degrees, and still chose to become a real estate broker. I feel proud, today. You really inspired all of us. आप मानेंगे नहीं जब मैंने रोटरी के थ्रू जीएससी के लिए अप्लाई किया था फॉर वीजा मेरे पहली बार वीजा इस वजह से रिजेक्ट हुआ था कि यू आर ओवर क्वालिफाइड एंड यू विल नॉट कम बैक तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं but I always wanted to be in touch with the learning and that is how I have been evolving as an individual and graduation post-graduation was something which definitely we had to do it. I had to do it because my mother always wanted me to be successful. That's a great thing, आज के जमाने में knowledge and information, I think they are the biggest plus for anyone to create a wonderful professional journey in their life. Definitely. So in fact जब मेरा MBA का stint शुरू हुआ था मुझे जब admission लेना था MBA में तो मुझे याद है मुझे कॉलेज में एडमिशन डिनाई किया गया था ये बोल के कि तुम लड़की हो और तुम हमारा प्लेसमेंट खराब करोगी तुम कोई जॉब नहीं करोगी सो आई रिमेम्बर मेरे प्रोफेसर जिनका अगेन मेरी जर्नी में बहुत बड़ा हाथ है मिस्टर ललित खुल्लर सर वहाँ बैठे हुए थे यार मुझे बोलते कि तुम जाओ तुमको यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा तुम DBM में जाके एडमिशन लो तो DBM वाज यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं मुझे तो इसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो कहते हैं क्यों तो कहते हैं हम हमारे कॉलेज में लड़कियों को भी फील्ड पे भेजते हैं ऐसे चलेगा तो बोलते हम लोग वो काम कराते हैं कि तुमको गंजे को भी कंघी बेचनी पड़ेगी मैं बोली बेचूंगी तो जिद करके एक एडमिशन लिया था और उनको था कि मतलब प्लेसमेंट का नाम खराब करेगी जॉब नहीं करेगी तो वहां से वो डिस्क्रिमिनेशन कि नहीं लड़की काम नहीं कर सकती है मेरे में वो कीड़ा तब से था वेरी गुड सो which was your first job and after your graduation which was your first job what it was working while I was studying and मेरा first job जो आप कहेंगे वो आप job नहीं कह सकते but that was a hobby and मैंने graduation में decide कर लिया था कि मैं मेरे father से pocket money नहीं लूंगी मैं मेरी pocket money खुद कमाऊंगी and मैं खुद काम करूंगी तो तब नया सिटी केबल लॉन्च हुआ था तो छोटे छोटे शहरों में सिटी केबल के ऑफिसेज होते थे और वो इवेंट्स करते थे तो आई होस्टेड कपल ऑफ गणपति के इवेंट्स वो करते थे बप्पा मोरिया विद सिटी केबल एंड जी टीवी के हिसाब से तो मेरी जर्नी कमाने की वहां से शुरू हुई थी क्या बात है आई यूज्ड टू होस्ट छोटे छोटे प्रोग्राम्स विद सिटी केबल and that is where I used to earn during my graduation my post graduation but जब मैं MBA कर रही थी तब मैंने 20 ग्रेजुएट्स को पढ़ाना शुरू किया था मैं सेंटर पॉइंट कॉलेज में इकोनॉमिक्स के सेशंस लेती थी
एंड वो मेरी ही प्रोफेसर थी, जिन्होंने निशात शर्मा करके मेरी एक टीचर थी, जिन्होंने मुझे पुश किया, जिन्होंने पोटेंशियल देखा, पुश किया। तो शी वाज लाइक कि तुम आगे भी वो चीज को कैरी फॉरवर्ड कर सकती हो। तो आज जो मैंने ट्रेनिंग और एचआर, वो शायद उनकी देन है। तो मैंने कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया था। सो दैट वाज एक्चुअली माय फर्स्ट स्टिंट टुवर्ड्स अर्निंग। सो बट ग्रेजुएशन के फुल टाइम मेरा जो जॉब था वो आई वाज एसोसिएटेड विद नागपुर यूनिवर्सिटी. I was associated with a lot of MBA colleges where I was teaching economics, I was teaching business communication, and very soon Datta Meghe Institute of Management Studies ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया था, जहाँ पे I was heading the Nagpur University के placement divisions. Very good. So I was instrumental in getting brands like TCS, ICICI, Yes Bank to Nagpur for the MBA division. So this was long back in 2004, 2005. Great. So then, when you came in Mumbai in 2006-7? 6-7. 6-7. Okay. And then in Mumbai, Yes Bank was the first job for you? Yes Bank pulled me out from Nagpur, and I was hiring. I was a coordinator for Yes Bank and Nagpur University candidates, where I was identified as a talent, and where I was offered to join them as a sales trainer, and that is how I joined them. मुझे बॉम्बे नहीं आना था, तो मैंने उनसे बोला था कि मैं पूना से ज्वाइन करूंगी. However, नेशनल रिसोर्स थी और हेड ऑफिस बॉम्बे था, तो ज्यादा टाइम बॉम्बे ही रहती थी, लेकिन ऑन पेपर एक साल मैं पूना में थी, एंड वहां से मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई फिर. एंड एक बार बॉम्बे शिफ्ट हुई तो फिर there was no looking back. Okay, great. So, for how many years you were with Yes Bank, and what was your role, and what was the learning? Yes Bank for almost around 6 years, and my journey with Yes Bank was into trainings. I joined them as a sales trainer, but I climbed my success ladders very, very soon, and I was leading as a national resource for trainings. I was doing all the corporate level trainings, induction trainings. I was a workaholic since the beginning. तो मुझे वो कीड़ा था कि मॉड्यूल्स बनाना, ट्रेन द ट्रेनर वर्कशॉप्स अटेंड करना, वो सब वहां से सेल्स ट्रेनिंग्स करना. So I used to go on the field with the people to understand कि ट्रेनर जनरली बोलते हैं कि सिर्फ बकवास करता है, उनको फील्ड पे क्या होता है वो समझ में नहीं आता. तो एंड मुझे सबसे टफेस्ट रीजन दिया था जो था गुजरात, जहाँ पे लोगों को ट्रेनर मींस वेस्ट ऑफ टाइम, धंधे के बीच में किधर खोटा कर रही है, वैसा टाइप था. बट it was wonderful journeying with them. बहुत कुछ सीखने मिला. सेल्स के गुण शायद जो मैं सीखी हूँ, मैं वहां से सीखी हूँ, and it was a wonderful learning with Yes Bank. तो गुजरात में आपका विजिट कौन से सिटी में आप घूमे गुजरात में? सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, मतलब I think almost the major cities have travel किया. Oh, very good. So what was the major challenge in Gujarat? Language. Especially I think गुजरात में भी एक टाबू था कि मैं बहुत छोटी थी जब मैंने येस बैंक का स्टिंट शुरू किया. मेरे ब्रांच मैनेजर्स, रीजनल हेड्स मुझसे एज में बहुत बड़े थे, तो उनको जब कुछ बोलना रहता था या कुछ करवाना रहता था तो बहुत बड़ा चैलेंज होता था, और उनको ऐसा लगता था कि ट्रेनिंग इज ऑल वेस्ट ऑफ टाइम. हमारा उतना घंटा हम फील्ड पे डालेंगे तो हमारा इतना टर्नओवर हो जाएगा, हमारे इतने अकाउंट्स खुल जाएंगे, वैसा था. उन लोगों को एक नई चीज पढ़ाना एक चैलेंज था. लैंग्वेज सबसे बड़ा बैरियर था. सो ये इश्यूज तो थे, बट गुजरात वाज वन ऑफ माय टॉप परफॉर्मिंग टीम थ्रू एंड थ्रू. आई वाज हेडिंग. बिजनेस आता है, उनको धंधा आता है. गुजराती लोगों को बिजनेस आता है, उनको वो ट्रेनिंग में इंग्लिश में वो मुझे बोलते थे मैम आप हमको शीट्स दे दो, हम साइन कर देते हैं, आप मजा करो, आप गुजरात जाके फिर शॉपिंग करके आओ, हम यहाँ बैठे हैं. और आपको मालूम है कि ये मैंने क्वेश्चन पूछा था एक बार अहमदाबाद में जाके, किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भाई साउथ में इतने सारे आईटी पार्क्स बन गए सारी, व्हाई नॉट इन गुजरात. सो आई थिंक दिस वाज द मेजर चैलेंज. गुजरात में इंग्लिश स्पीकिंग टैलेंट नहीं है, इसलिए कोई आईटी पार्क सेटअप नहीं कर रहा है वहां पे. सो एंड देन अनदर थिंग इज दे सेड कि भाई हम तो आईटी पार्क ऑन करेंगे, हम ये काम क्यों करेंगे. बिल्कुल. ग्रेट. सो देन सडनली इतनी अच्छी, मतलब आई एम श्योर जो लोग सुन रहे हैं अभी प्रोग्राम वो सोचते होंगे कि इतनी अच्छी करियर, इतना अच्छा एजुकेशन, इतनी अच्छी बैंक में काम करने वाली लड़की, अचानक क्या दिमाग खराब हो गया कि रियल एस्टेट ब्रोकर का बिजनेस चूज किया. सो क्या हुआ वो, मतलब व्हाट वाज दैट मोमेंट, हाउ डिड इट हैपन? It was really very unplanned. मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं रियल एस्टेट करूंगी. My father was unwell
एंड मेरे लिए वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थे हर किसी चीज से। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे रैंडमली जॉब से रिजाइन कर दिया था कि जो होगा देखी जाएगी। फॉर्चुनेटली सर पे कोई लाइबिलिटीज नहीं थी, कोई ऐसे फिक्स्ड एक्सपेंसेस नहीं थे, तो मुझे कोई टेंशन नहीं था कि मैं क्या करूंगी कैसे करूंगी। तो बस ऑल ऑफ अ सडन दिसंबर में आई थॉट कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो छोड़ दिया बिना सोचे समझे। बाद में था कि आई विल स्टार्ट अप विद माय ट्रेनिंग्स करूंगी फ्रीलांस ट्रेनिंग्स करके, एंड आई वुड बी हैप्पी विद दैट। सो रियल एस्टेट एक्चुअली हैपेंड टू मी एज एन एक्सीडेंट, बट आई एम हैप्पी दैट दैट एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज़ आज मैं जो हूँ वो एक छोटे से स्टिंट की वजह से हूँ। I started with an office. I had a partner who was into interiors, and साथ में छोटे मोटे डील्स रियल एस्टेट के करते थे। बट मेरा था कि अगर मैं एंटर करूंगी तो मैं एक प्रॉपर मेथोडोलॉजिकल तरीके से एंटर करूंगी, ऐसे ही नहीं कि मतलब आई विल जस्ट नॉट वर्क लाइक एनी अदर पर्सन वुड वर्क। सो मेरे लिए उसमें तो सिस्टम्स इन प्लेस चाहिए, हर चीज प्रॉपर चाहिए। So fortunately मेरे first clients भी थे जो they were all educated with deep corporate backgrounds. So my first deal was in the prime building of Navi Mumbai, that is NRI complex. There were 3 people associated over there. One was a lawyer, one was an engineer with Kingfisher, and one was the national Asia, South Asia head for BlackBerry के handsets जो है। Yeah, BlackBerry. एंड उस समय जब मैंने छोड़ा था बैंक तो बहुत छोटी थी, आई वाज इन माय लेट 20s, एंड आई मीन वेरी टिमिड, एकदम प्रॉपर ट्रेनर मटेरियल प्रिम एंड प्रॉपर वैसी थी। तो एंड डूइंग रियल एस्टेट उस समय छोटे छोटे बाल, तो लोग मैंने तो सीरियसली लेते ही नहीं थे, ऐसा सब मजाक कर रही है। तो वो एक मेरी डील थी जो बैक टू बैक डील थी। तो एक का घर हम बेच रहे थे और वो दूसरे कोई और खरीद रहे थे, और तीसरा मतलब इट वाज 3 सेम क्लाइंट्स बट तीनों सर्कल में थे। इट वाज अ चेन डील। तो जैसे डील किया उन लोगों को मेरा वे ऑफ प्रेजेंटेशन या मेरा निटिग्रिटीज लेना या डॉक्यूमेंट्स पढ़ना या हर चीज करना वो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव लगा, एंड दे गेव मी अ पुश, एंड दैट डील वेंट वेरी सक्सेसफुल, एंड उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। But you were also doing your HR का जो आप जो करती थी रिप्लेसमेंट, जॉब रिप्लेसमेंट। प्लेसमेंट्स नहीं कर रही थी तब, मैं सिर्फ ट्रेनिंग्स कर रही थी, फ्रीलांस ट्रेनिंग्स। जी हाँ, ट्रेनिंग्स कर रही थी, बट एचआर नहीं कर रही थी। एचआर की फर्म तो मैंने कुछ 7 साल पहले इवॉल्व की, उससे तब मैं ट्रेनिंग्स नहीं, सिर्फ ट्रेनिंग्स कर रही थी। ओके, ट्रेनिंग फॉर कॉर्पोरेट्स। यस, ट्रेनिंग्स फॉर कॉर्पोरेट्स। दैट वाज अ फ्रीलांसिंग। यस, इट वाज फ्रीलांस, एंड इवन विद कॉलेज एसोसिएट्स, कॉलेजेस के साथ एसोसिएटेड थी, बट एचआर रिक्रूटमेंट्स नहीं कर रही थी तब ऐसा। और आप आपके डैड के साथ रहते थे नवी मुंबई में? या जी। तो व्हाट हैपेंड, आपने शादी के बारे में डैड ने नहीं बताया कि बेटी आप शादी कर लो? मैंने बताया जैसे मेरी मदर की डेथ मैं बहुत छोटी थी, मैं फर्स्ट ईयर में थी व्हेन आई लॉस्ट माय मदर, एंड उसके बाद माय मदर हैड केप्ट माय फादर इन अ वेरी डिफरेंट वे। तो आई थिंक मैं और मेरे फादर एक दूसरे की सपोर्ट में थे। मम्मा की डेथ के तुरंत बाद मेरे ब्रदर यूएस चले गए थे, उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी आगे फर्दर एजुकेशन की, तो मैं पापा के साथ थी, और मेरे लिए मेरा द मेन मैन इन लाइफ वाज माय फादर टिल ही पास्ड अवे। इवन टुडे ही इज द मेन मैन फॉरएवर। सो आई वाज वेरी क्लियर कि मैं अपना अटेंशन, अपना केयर मैं बांटना नहीं चाहती। सो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ये हर लड़की की कहानी है, जब एक बार शादी हो जाती है तो धीरे धीरे करके मायका छूट जाता है और ससुराल अपना घर बन जाता है। तो मुझे वो नहीं लगता था। वो इतनी भी सही बात नहीं है। लड़की के लिए हमेशा माता पिता का घर है ना, वो हमेशा खुला भी रहता है, और सबसे ज्यादा वो भाग भाग के उधर ही जाती है। कहना तो बहुत जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, तो जिम्मेदारियां बढ़ती है, बट आई थिंक इसलिए आई हैव 2 daughters, तो ये हमेशा वो माँ बाप के लिए हमेशा तैयार रहती है। जी। तो मेरा ये था कि मुझे मेरा अटेंशन डाइवर्ट नहीं करना था, मुझे जिंदगी में कोई और आदमी नहीं चाहिए था मेरे फादर के अलावा। सो दैट वाज माय प्रिंसिपल, एंड आई थिंक आई वाज प्रीटी हैप्पी विद दैट। एंड पापा की डेथ अभी 2017 में हुई, तो तब तक ना कभी सोचा ना कभी ऐसा नहीं। So now you have road clear, मतलब anybody watching this program, you have opportunity if you are also thinking like Preeti. So आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे, बिकॉज आप तो यू आर वेरी outgoing person, so you must be having lots of friends right from school, college, and
वो लोग भी अपने अपनी लाइफ में सेटल हो गए होंगे अलग अलग बिजनेस में, एंड योर ब्रदर इज आल्सो MBBS एंड वर्किंग एट USA फॉर द कैंसर. सो आपने जब फाइनली ये डिसाइड किया कि यू वांट टू बी अ रियल एस्टेट ब्रोकर, तो कितने ताने पड़े आजू बाजू में, अरे क्या है इतना पढ़ाई करके, क्या, व्हाट हैपेंड, हाउ वाज द रिएक्शन, बहुत एंड हाउ डिड यू टेक इट? आई थिंक क्वेश्चन ताने तो बहुत थे, सिर्फ फ्रेंड्स, आसपास के लोग, फैमिली कि क्या कर रही हो, अपना करियर वेस्ट कर रही हो, ऑलरेडी इतने अच्छे जॉब में थी, यू कैन पिक अप अ जॉब अगेन, एब्सोल्युटली. यू नो, सो क्यों करना है ये सो कॉल्ड ब्रोकिंग का धंधा है. बट मैं हमेशा से, मुझे एक खुजली थी कि मैं अपने आप को ब्रोकर नहीं कहलाती थी. मैं हमेशा बोलती थी कि मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ एंड मैं कंसल्टेंसी करती हूँ. सो यू नो, मैं हमेशा से आई यूज्ड टू करेक्ट पीपल कि ब्रोकर की, मतलब ब्रोकर की जगह आप कंसल्टेंट यूज करोगे तो इट विल बी बेटर टाइप्स. तो था बहुत कुछ सुनने मिला. पीपल वर लाइक दिस इज अ मेल डोमिनेटेड एरिया, वेयर आर यू एंटरिंग, दिस एरिया इज ओनली कन्फाइंड टू मेन. सो मुझे वो मेन एंड फीमेल का डिफरेंस कभी समझ में नहीं आया था. मेरे को शुरू से मेरी मदर ने भी जैसे रखा था, तो मैं और भैया बिल्कुल इक्वल थे घर के अंदर फॉर एवरीथिंग. सो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू माय पेरेंट्स फॉर दैट डिसीजन आल्सो, बिकॉज मैं बहुत क्लियर थी कि भले वो मेल है या वो फीमेल है, वी आर ऑल इक्वल. So, and it was a challenge for me because New Bombay में तब कोई भी lady broker नहीं थी. In fact, I'm very proud to say that I was the first female broker in Navi Mumbai, and the youngest for that matter. And this started through that, and I was like, ठीक है, the way it is, I'm going to take it as a challenge, and I want to prove. So मेरी dictionary में ना शब्द नहीं है. अगर मैंने कुछ किया है तो I have to be successful in that. So you are not only first women broker in Navi Mumbai, youngest, also the most educated, I would say. मुझे वो बोला गया था जब मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन किया था कि रियल एस्टेट और पॉलिटिक्स एक लास्ट रिजॉर्ट होता है किसी के लिए एंटर करने के लिए. जब कुछ और नहीं मिलता तो लोग इसमें एंटर कर जाते हैं. तो मैं हमेशा बोलती थी कि भाई मेरे लिए ये रीजन नहीं है, मेरे लिए रीजन इट हैपेंड विद एन एक्सीडेंट, बट नाउ इट्स अ चॉइस. So after those deals जो मैंने back to back deals की, I was very fortunate कि अक्षय डेवलपर्स का ग्रीन वर्ल्ड करके एरोली में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था. मैं एक प्रॉपर कॉर्पोरेट फिट थी उस समय, and they gave me a launch pad to you know, to promote the project in all the corporates. So we did a lot of sales in Reliance, we did a lot of sales with all the industries on Thane Belapur road. हमने हुआवी में उस समय काफी फ्लैट्स बेचे थे. So उसमें था कि एक लेडी आके जब एक प्रोजेक्ट के बारे में प्रेजेंट करती है टू दी एम्प्लॉयज, जहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर में लड़कियां थी, तो वहां पे एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा था. एंड मैं फॉर्चुनेट थी कि मुझे अक्षर डेवलपर्स ने वो प्लेटफॉर्म दिया और वो ट्रस्ट किया मुझ में कि ठीक है, यू नो, यू विल बी एबल टू डू इट. एंड आई एम फॉर्चुनेट दैट in this long journey I'm still associated with all such brands in Navi Mumbai for corporate dealings, especially when it comes to corporate sales. Yes, excellent. So now so you started, I think, 2007-8. 2013, you started real estate in 2013. I basically started proper real estate understanding real estate in 2010, but full-fledged I started in 2011. 11. Okay. So 11 to 22, it's almost more than a decade. More than a decade. So what you learned, and what is the strength of your organization? Transparency is the basis when I talk about my organization in anything. When I say transparency hai, simplification hai, integrity hai, this is the mantra for my organization success. मैं हमेशा एक कोट करती हूँ. They say that lawyers make money जब हिंसा होती है या जब क्राइम होता है तो लॉयर्स पैसा बनाते हैं. इलनेस होती है, डिजीज होता है तो डॉक्टर्स पैसा बनाते हैं. हम रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स पैसा बनाते हैं जब हमारे पास में लोगों के पास पैसा आता है, जब वो प्रॉस्पर करते हैं. So that is where we make money. So I think that is the biggest. This is the rule which I follow. कि अगर if I am earning, my clients are prospering, that is the reason I am growing. So. Excellent. Wonderful definition. I think and that's how we should be recognized as a professional who are helping people to reach to their dreams of having a wonderful home. True. And आपने सही कहा कि
when I joined almost 3 decades back, it was like that only. It is not about women, but even for men like me, I also joined this industry by accident because I didn't have anything else to do. So, I did real estate, you know. So जिसके पास कुछ काम नहीं होता था, वो रियल एस्टेट कर सकता था. उसके पास केवल उस जमाने में आपके पास 50 रुपए होने चाहिए रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए. वो 50 रुपए आपको विजिटिंग कार्ड छपवाना है, आपको किसी को पूछने को नहीं जाना है, आपको कोई रेरा नंबर की जरूरत नहीं है. बस आपको कुछ लोग पहचानने चाहिए जिसको आप यहाँ से उठा के दिखा सकते हैं कि ये भाई कर रहे हैं. इट वॉज वेरी वेरी अनऑर्गेनाइज, यू नो. और उस जमाने में दलाल बोलते थे. जी. तो अब दलाल बोलेंगे तो फिर विमेन तो उसमें आएगी नहीं, तो इसलिए वो यू नो मैन डोमिनेटेड इंडस्ट्री हुआ करता था. अगर वो रियल एस्टेट ब्रोकर डेवलपर, अगर कोई डेवलपर के बच्चों को लड़की नहीं देता उस जमाने में, मतलब इतना नेगेशन था इस इंडस्ट्री के लिए. नॉट एवरीबॉडी जो रिस्पेक्टफुल बिजनेस से है या एजुकेशन से है, nobody wanted to join real estate as an industry, be it developer or broker or contractor. You know. So great, but it's a great change which is happening in India, and real estate being a very very important part of GDP. You know, अगर इंडिया को ग्रोथ करना है तो रियल एस्टेट को ग्रो करना है. So there are a lot of opportunity now. So few changes you have witnessed because when you enter, as it is, there were a lot of good things happening in the industry. Technology was there. Your good corporates entered, like Gurpreet, Tata Housing, L&T. And Adani's. Those people started entering real estate, and because of them, we could see a lot of organization skill coming into the industry. So, what do you think now when we have RERA, we have GST, a lot of transparency is there. What kind of growth you have seen in last decade in Navi Mumbai? And tell us about Navi Mumbai market, which you have been part of. I think Navi Mumbai market is very very dynamic. When we talk about the location per se, though it is a part of Mumbai, but yet it is a pocket aside, right? In terms of infrastructure, अगर आप देखिए तो पिछले 10 साल में न्यू मुंबई के अंदर बहुत ही जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुआ है. अगर हम कॉर्पोरेट्स का एंट्री देखें नवी मुंबई के अंदर, यू हैव ऑलमोस्ट ऑल द कॉर्पोरेट्स हु एंटर्ड नवी मुंबई आल्सो एज अ लोकेशन with the infrastructure development like the Trans Harbour Link, the corridor, the metro, and in spite of having all this and still खुलापन जो मुंबई में है, नवी मुंबई में है, I think that is amazing. And that is what attracts people from Mumbai की वो crammed roads and वो traffic को लेके अगर आप यहाँ देखो तो it's very different. And once a person starts living in Navi Mumbai, फिर नवी मुंबई छोड़ना मुश्किल हो जाता है. It's like that. नहीं, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है. I believe Navi Mumbai was the first smart city in India. Yes. I'm not mistaken. Yes. The way it is planned, you know, you've got all the good infrastructure, be it education, be it hospitality, be it medical. Absolutely. Your sports, you know, fabulous facilities are there. Absolutely. It's been, I think the planned city-wise, the smart city-wise, if you talk about the openness, the pollution, water clogging, यहाँ पे कोई भी ऐसे issues नहीं आते हैं, and it becomes very easy in terms of commuting, in terms of living, safe, security, safety, everything as compared to any other place. If you ask me, I would say yes, Navi Mumbai is one of the best places in terms of that. And in terms of real estate also, I think if you see luxury houses, if you see the townships, all the developers have come up with a way where they're giving all the amenities into a platter to people over here, क्योंकि यहाँ पे जगह ज्यादा है, उनके पास फैलने के लिए जगह है. So उस हिसाब से I think we have seen a lot of change from those standalone buildings in Navi Mumbai 10 years ago to the complexes now and the townships now. So that is the biggest revolution for the people. So if I ask you in terms of pricing, because this is for the benefit of our viewers जो अभी है और बाद में देखेंगे, you know, अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी की वजह से ऑल ओवर इंडिया से सारे लोग जुड़ सकते हैं, अपने वक्त के हिसाब से ये प्रोग्राम देख पाएंगे. जो बम्बई नवी मुंबई आया नहीं, ब्रोकर या ब्रोकर लेडी है, उनको एक अगर आपको एक थोड़ा आइडिया देना है इन टर्म्स ऑफ मार्केट की प्राइसिंग कैसी है और लास्ट 10 साल में कितना एप्रिसिएशन हुआ है, ताकि उनके पास अगर कोई क्लाइंट को नवी मुंबई में इन्वेस्ट करना है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर सकते हैं, प्राइसिंग की, बजट की बात कर सकते हैं. तो रेसिडेंशियल और कमर्शियल लास्ट 10 साल में कितना एप्रिशिएट हुआ?
And And if you talk about the appreciation for the residential and commercial both, there's an exponential growth. It's difficult to even say. जैसे to give you an example, उल्वे जब बनना शुरू हुआ था तो उल्वे में माल मिलता था 18,000 के रेट से. आज आप जाएंगे उल्वे में, अगर आपने बिल्टअप की बात करी थी, अगर आज आप जाएंगे तो बिल्टअप पे अगर उल्वे में देखने जाएंगे आपको 9,500 तक का माल है. तो the people who have invested during that time as an early entry with 1,800 rupees, today they have made good amount of money for that presentation. And even when we talk about the commercial segment, commercial में यहाँ पे boom बहुत ज्यादा आया है. अगर आप देखेंगे तो majorly back offices सारे न्यू बॉम्बे में शिफ्ट कर दिए गए थे. Thane Belapur Road has come up as a total commercial hub with a lot of facilities even given by the government, the SEZ allocation, and you have the embassy area which will be coming up soon. You have all these old industries giving MIDC land getting taken over by the developers to construct big offices. So there's a huge increase in the commercial segment as such. पहले commercial नवी मुंबई में shops and malls कहलाती थी. लेकिन अगर आप आज देखेंगे तो आज office spaces, whether you say IT offices, ITS, or you say the pure commercial offices, it's amazing. Seawoods Grand Central as a location for commercial hub, that is one of the Trans Harbour setup which came up. L&T thought of that area to make it as a Trans Harbour, a center for that. I think that was pretty amazing in terms of the prices which has come up. On an average, you will have the office spaces starting from 6,000 square feet going up to 20,000-25,000 per square feet. wonderful. And what happens to this airport? Because since I came to Mumbai, there is an airport coming in Navi Mumbai. So कहाँ तक पहुँचा है? काफी हद तक काम हो गया है. In fact, I was associated with the authorities in giving the space for the expats who came for the working over here. जिनका काम था कि first flight takeover तक वो लोग यहाँ पे. But unfortunately, थोड़ा delay COVID के कारण हुआ है. But I think very soon we will see the first cargo flight going up from Navi Mumbai Airport. And along with that, they are developing all the infrastructure also. I hope most of the viewers को पता होगा कि अभी NRI complex और DPS के पीछे जो जगह थी, that was a creek, वहाँ से water taxi शुरू हो गई है. So हम न्यू बॉम्बे से टाउन सिर्फ 20 मिनट में पहुंच सकते हैं. So and it is just amazing waterways के थ्रू जाना. This was started recently. Yes, this was started recently. उसके क्या charges कितने लगते हैं किसी को नवी मुंबई से? I think from New Bombay to Bhaucha तक का is I think around 150 rupees है अभी के उसमें से, but which is pretty reasonable. Absolutely. And अभी और भी development वहाँ पे हो रही है in the sense कि the biggest marina बेलापुर में जो backwaters आते हैं वहाँ पर there is biggest marina का plan चल रहा है. तो वहाँ so it would I think Asia's second marina and the Asia's largest marina which will come up over there. International airport is all in place. ट्रांस हार्बर लिंक का काम बहुत सारा हो चुका है. अगर हम उल्वे और साइन वाला जो वो बन रहा है सिविल वाला लिंक, काफी हद तक उसका काम हो चुका है. एंड देयर इज अनदर ब्रिज व्हिच इज कमिंग ऑन. ये जो हमारा टोल है वाशी एंड चेंबूर का जो टोल है उसमें L&T इज कमिंग अप विद 2 डिफरेंट बाय लेन्स. तो वो एक्सपेंशन वो हो रहा है. उस हिसाब से एक्सपेंशन के हिसाब से जबरदस्त है. एरोली से पूरा सीधा लिंक टुवर्ड्स विरार एरोली कॉरिडोर बन रहा है. तो उस हिसाब से आई थिंक कि कनेक्टिविटी वाइज इट इज इन अ वेरी वेल प्लान्ड एंड अ फेज्ड मैनर. कुछ बहुत ज्यादा. सबसे अच्छी बात ये भी है कि नवी मुंबई से लोनावाला खंडाला बहुत नजदीक है. बिल्कुल. So you have a great gateway for corporate, especially Saturday Sunday सारे लोग वहाँ पे ही रहते हैं और beautiful atmosphere. So I think in total Navi Mumbai is one of the finest destination to be in and to invest in. Maybe another 3, 4, 5 by 2030 somebody will get amazing appreciation in Navi Mumbai. To be honest, आज की डेट में भी जो टाउन से क्लाइंट्स आते हैं कि जो जिनको क्वालिटी एंड जिनको लग्जरियस होम चाहिए तो वो प्राइस जब कंपेयर करते हैं तो बोलते हैं ये तो बॉम्बे से भी महंगा है. एवरीथिंग कम्स विद द प्राइस टैग. तो महंगा है तो है क्योंकि क्वालिटी भी है. Yeah, and your Palm Beach Road is the costliest road in Navi Mumbai. It is like Marine Drive. Yes. Replica of Marine Drive. मैं जैसे ही बॉम्बे से वापस आती हूँ, जैसे ही वाशी का ब्रिज खत्म करके इन ऑर्बिट का ब्रिज लेती हूँ तो मुझे लगता है मेरा इलाका आ गया. Great. So, what happened in
COVID, there are yes, a lot of changes has happened in industry, and Yes. suddenly COVID came. Last 2-3 years were very very challenging for everyone in the world, I would say. So how do you see professionally and personally what kind of impact happened in your personal and professional life due to COVID? आई थिंक कोविड ने हमें सबको एक चीज सिखा दी है कि आज में जियो, कल क्या होगा नहीं पता। कि ये अनएक्सपेक्टेड था कि बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, स्पेशली फॉर अ पर्सन लाइक मी जो अकेले रहती है एंड यू नो ऑल ऑफ अ सडन आप घर में बंद हो जाते हो और कोई नहीं है घर के अंदर। सो इट वाज अ डिफिकल्ट फेज। बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बट आई थिंक कहते हैं कि हम उस समय में जो हमें हमारे लिए मिलता है, हमें वो चीज अपने पे इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो ड्यूरिंग कोविड मैंने अपने आप पे बहुत इन्वेस्ट किया। अनफॉर्चुनेटली मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मोस्टली डेवलपर्स उसी बिल्डिंग में रहते हैं, तो हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे कि क्या होना चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी अभी अडॉप्ट करनी चाहिए। आई रिमेम्बर जब कोविड का लॉकडाउन अनाउंस किया तब अक्षर बिजनेस पार्क का लॉन्च था। सो सारे इनवाइट्स चले गए थे, केटरर्स सेट हो गए थे, वेन्यू पूरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। एंड वी वर थिंकिंग कि ठीक है 2-3 दिन का लॉकडाउन रहेगा, उसके बाद में तो खुल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते का लॉकडाउन रहेगा। तो वी जस्ट केप्ट पोस्टपोनिंग द थिंग्स, but then finally it stretched so much that we had no other choice but rather than going on to the digital platform. So we started doing Zoom meetings, we started doing virtual tours with people, not with an intention to sell, but with an intention to educate, but with an intention to tell people that क्या है। और आई थिंक मैंने कोविड के समय एक चीज जो सीखी है वो ये है कि लोग बोलते थे जो दिखता है वो बिकता है। सो आई थिंक जो हम दिखाते हैं वो भी बिकता है। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि किसी को आके फिजिकली उस चीज को टच करके देखना है। सो ड्यूरिंग दैट कोविड टाइम दिस वाज द बिगेस्ट थिंग जो हमें एज एन इंडिविजुअल जो मैंने सीखा कि मैं कहीं पर भी बैठ के रियल एस्टेट कर सकती हूँ। पहले ऐसा होता था कि मैं मेरा बेस नहीं छोड़ सकती, मैं यहाँ से जा नहीं सकती। आज की डेट में चीजें बहुत कन्वीनियंट हो गई हैं। आप डेवलपर और क्लाइंट को इंट्रोड्यूस कर दो, आप वेबिनार कर लो, आप क्लाइंट को साइट पे भी अगर आप क्लाइंट को जाना है तो मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट इज द रिलेशनशिप दैट आई बिल्ड विद ट्रस्ट व्हिच आई बिल्ड विद द डेवलपर्स। सो आई कैन जस्ट गिव अ कॉल एंड से कि यू नो यहाँ पे सो पर्सन आएगा एंड द डील्स आर डन। This is in fact recently it happened. I was suffering from COVID and I had a client from Ahmedabad who came to Bombay. उनका विजिट वगैरह सब ब्रोशर्स ऑनलाइन वेबिनार्स वगैरह हुआ। वो एक दिन आए, उन्होंने सिर्फ लोकेशन देखा, मैं नहीं थी। उसके बाद लास्ट वीक मुझे कॉल आया कि डेवलपर के ऑफिस से ये बोल के कि वो रजिस्ट्रेशन हो गया है। You know, I mean, this is the relationship that we share and this is what has happened post COVID. नहीं तो कोविड से पहले ऐसा होता कि नहीं तुम आओ, तुम बैठो, तुम नेगोशिएट करो। वो सारी चीजें शायद कोविड ने हमें सिखाई है कि हम दूर बैठे भी काम कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कोविड के बाद में और कोविड के पहले के रियल एस्टेट मार्केट में कितना फर्क है? फर्क तो है सर, अगर हम बात करेंगे विनोद जी तो हमारा इन्वेस्टर मार्केट थोड़ा और सेंसिबल एंड रेजिस्टेंट हो गया है एज कंपेयर्ड कि जो पहले था कि कोई प्री लॉन्च हुआ तो बिंदास पैसा डाल दिया या यू नो, बट उसमें थोड़ा सा रुकाव आया है। पीपल हैव बिकम अ लिटिल मोर रिलक्टेंट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू समथिंग जिसका विजिबिलिटी नहीं है। एंड सेल अगर आप पूछेंगे तो एंड यूज मार्केट बूम अप हुआ है। Everybody who was staying on the rented apartment now are intending to buy a house. Office spaces, office sale में थोड़ा सा फर्क आया है that people do not want to enter into commercial right now. जो लोग पहले malls and high rise buildings में offices या shops लेना चाहते थे, अभी वो retail हो गए हैं। तो ये थोड़े shifts है जो आए हैं। I think for another 2 to 3 years it will take for people to understand where the commercial market is heading. However, when we talk about the residential market, so residential market में exponential growth देखा है, New Bombay में especially अगर आप देखेंगे, because यहाँ पे आपको variety मिलती है, right from a budget home in maybe 25 to 30 lakhs, going up until there's no limit. So there's a lot of shift which we have seen. We've seen people buying larger apartments because उनको family को अभी हर किसी को जगह चाहिए, हर किसी को काम करने के लिए जगह चाहिए। We have seen a very high demand in 7 BHKs, you know, जोड़ा flats and maybe you know higher apartments. तो ये एक बहुत ही ज़्यादा trend change हुआ है यहाँ पे. So I think which is good for us. Yeah, absolutely. And
डू यू थिंक वीकेंड होम्स, बिकॉज बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि कोविड में वापस सेकेंड लॉकडाउन आया तो उन्होंने ऐसी जगह पे घर ले लिया कि जहाँ पे मतलब उनको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, अपना वॉक कर सकते हैं, यू नो दे कैन बी विथ नेचर एंड दे कैन एंजॉय द लाइफ एंड वर्किंग फ्रॉम होम ऑन द कंप्यूटर. सो वीकेंड होम्स में बेट अलीबाग और बेट योर Lonavala, Karjat, Karjat, जी जी even Goa for that matter, you know. जी. So have you seen that rise going up in Yes, weekend it homes? has happened, but again that is in a limited pocket because the investment cost versus the cost, तो वो एक niche market है, वो Yes. definitely है, but क्योंकि मैं HR से भी हूँ and मुझे industry trends HR के भी help करते हैं वो समझने के लिए. Yes. अभी क्योंकि all the corporates will start calling people back to work, Sure. at least 3 days होगा working from office and वो 3 days alternate होंगे. It Yes. is not that Monday, Tuesday, Wednesday. It will be like Monday, Wednesday, and Friday. So I think people will move back to city now. But yes, as you said, a lot of people have moved towards Karjat, Lonavala, Goa for that matter. A lot of people who were migrants over here from the other places, वो लोगों ने अपनी hometowns में land और bungalows का Yes. concept उन लोगों ने वो किया क्योंकि work from home है, बच्चों का school नहीं है अभी फिलहाल के लिए. तो वो था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी within 6-8 months वो ट्रेंड वापस से रिवर्स होगा, वापस से people will start coming back because schools खुल गए हैं, work from home थोड़ा थोड़ा करके abolish हो रहा है, people will have to come back. Great. You know, in हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें कुछ 30-35%, sorry, more than 60% population is in the age group of around 30, maybe 28, 30. And in today's time, our home buyer who are investing in real estate, हम लोग जिनको मिलेनियल भी बोलते हैं, तो कोविड के पहले ऐसा सोचते थे वो लोग कि हमको यू नो, और एंड स्पेशली लास्ट 5-6 साल से रियल एस्टेट ओवरऑल इन इंडिया प्राइसेस वाज नॉट गोइंग अप, और हाउसिंग जो लोन है उसके रेट काफी ऊपर थे. जी. आई थिंक 3-4 साल पहले अगर आप देखेंगे तो इट वाज अराउंड 9.5-10%. जी. तो मिलेनियल की ऐसी सोच थी कि भाई 10% इंटरेस्ट देके घर लेना और प्राइस तो बढ़ नहीं रहे, यू नो, कभी कल को फ्लैट बेचेंगे तो कॉस्ट और बढ़ेगी, उससे अच्छा है हम रेंटल पे ले और एंजॉय करें लाइफ को. जी. आपको लगता है कि अभी जो स्टेज पे आए कोविड में, रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम हुआ, राइट नाउ इट इज ऑलमोस्ट 6.5%. जी. और आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, और अभी यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की शुरुआत हो रही है. जी. और रेंटल पे फिर इनको कोविड में ये भी चैलेंजेस आए मिलेनियल को कि देयर वर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन सर्टेन सोसाइटी. जी. अगर आप रेंटल पे रहते थे और आप टाउन में चले गए आपके नेटिव प्लेस में और आपको वापस आना था और वो सोसाइटी में रिस्ट्रिक्शन थे, they were not allowing, even though you were on rental, you know, they were not allowing you to come and stay. Parking आपको नहीं मिलेगा, आप क्लब यूज नहीं कर सकते, you know, there are a lot of challenges in rental, and वो उनको कोविड में ज्यादा फेस करने को. जी. So do you believe कि अब moving ahead and in the current time, all these millennials ने भी थोड़ा twist किया and they have started buying real estate, or maybe they will buy more instead of rental? What is your view on that? Buying of real estate, especially as we said, कि end use homes would increase, and we are already seeing an increase in it. And I think Maharashtra government has been kind enough to give that boost in the middle. उन्होंने stamp duty कम किया in terms of increasing the sales. जो developers को भी एक push मिला, and जिनको खरीदना ही था, अल्टीमेटली एंड यूज लेना था, उन लोगों ने भी ये सोचा कि जितना हम रेंट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं, उतना हम लोग अपना घर बन जाएगा. Correct. So that is definitely there, and I think government also has pushed this real estate industry a lot during the doldrums. And yes, I think I see this industry growing up by 3 folds in the coming times. So Wonderful. So, what is your view on technology? Because 30 years back, nobody could think that, जैसे आपने बोला कि you know, personal जाके जब तक property देखेंगे नहीं, that touch feeling was there, you know. और अब हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में ऑनलाइन भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं. हमने कभी सोचा भी नहीं था 30 साल पहले कि ऐसा रियल एस्टेट बिजनेस में हो सकता है. So, what do you think? What is the role of technology in real estate brokerage business, especially as a broker? If somebody is a broker, do you think moving ahead, if they don't know technology, they will be wiped out? absolutely yes.
एब्सोल्युटली यस। आज हम पहले का अगर हम कंपेयर करते हैं, जैसे विनोद जी आपने बोला कि अगर किसी के पास कुछ करने को नहीं है तो वो बंदे ने रियल एस्टेट कर लिया। मैंने भी वो दौर देखा है जब एक दूध वाला भी एक ब्रोकर था, एक पान वाले की टपरी वाला भी एक ब्रोकर था। इट वाज लाइक जिसके पास इंफॉर्मेशन था वो ब्रोकर था, जी, कि वो जिसके फ्लैट पास बेचना है दूर से मटेरियल दिखा है, दे। बेचना है, रेंट पे देना है, तो वो एक ब्रोकर है, वैसा था। लेकिन अब टाइम बदल गए हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा जो मैक्सिमम बिजनेस होता है, मेरा 80% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम द 20% ऑफ द क्लाइंट्स दैट आई हैव। क्योंकि व्हेन आई सर्व अ क्लाइंट बेटर, जैसे मेरा पहला डील वो 3 क्लाइंट से हुआ था, एंड फॉर्चुनेटली टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस आज 11-12 साल के बाद में भी मेरे वो क्लाइंट्स आज भी मेरे क्लाइंट्स है जो बाय भी कर रहे हैं या मैं उनकी प्रॉपर्टी लीज भी कर रही हूँ। तो वो जो डिफरेंस उस समय भी था, क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आती थी कि जहां मुझे टेक्नोलॉजी का फर्क पता था। I was the initial ones who started building up my website, 99 acres का सब्सक्रिप्शन लेना, मैजिक ब्रिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना, अपने आप को लिंक्डइन पे बताना कि क्या है, फेसबुक पे अपने आप को मार्केट करना। आई थिंक दीज आर ऑल स्मॉल बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। एंड ज्यादातर ट्रेंड क्या होता है, जो ऐसे लोग प्रॉपर्टी बेच देते हैं तो वो पेपर वर्क करने के लिए फिर किसी लॉयर को या किसी दूसरे एजेंट को पकड़ते हैं। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रेंथ है वो ये भी है कि आई हैपन टू डू ऑल द डॉक्यूमेंटेशन बाय माय सेल्फ। आई हैव एन एम्पैनल्ड लॉयर विद मी हु इज एन कंसल्टेंट, वो मैं उनकी हेल्प लेती हूँ जब मेरे कोई प्रॉपर्टीज के मतलब कुछ केसेस जहाँ पे मुझे एडवाइस चाहिए। So along with my education, I read a lot about law. I just exams नहीं दिए, but otherwise अगर आप पूछेंगे तो course wise, year wise law के बारे में पढ़ा, और वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे पॉसिबल हुआ बिकॉज मेरे पास में स्टडी मटेरियल ऑनलाइन था। हर चीज I could evolve myself, I could read myself, I could market myself. In fact, in these 2 years, if you ask me, कोविड के समय मैंने टेक्नोलॉजी एज अ ब्रोकर, एज अ कंसल्टेंट, कि मैं टेक्नोलॉजी का फायदा कैसे उठा सकती हूँ, वो बहुत सीखा है। आप और मैं एक ऐसे एग्जांपल है, जैसे हमने पहले एक पॉडकास्ट किया था जहाँ पे हमने लोगों को बताया था कि हमारे पेन एरियाज, डेवलपर के पेन एरियाज क्या है। आपने कोविड के समय ब्रोकर की पाठशाला शुरू किया, विच इज अगेन अ टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म जो हम यूज Yes, कर सकते हैं। absolutely. सो आई थिंक ऐसे छोटे छोटे चीज, अगर हम बड़ा ना भी सोचे, जो डेवलपर्स के लेवल पे हम लोग बड़े एंगल से रोबोटिक्स और ये सब ना भी सोचे, और अगर हम सिर्फ हमारे लेमैन लैंग्वेज से सोचें, तो आई थिंक टेक्नोलॉजी के सिवा के बिना आगे गुजारा नहीं है। अगर अगर हमें अपने आप को मार्केट करना है, अगर हमें अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं। आज मेरे दुबई में कुछ क्लाइंट्स हैं जो जिनके प्रॉपर्टीज यहाँ पे हैं, तो हम हमेशा यही बात करते हैं, एक अच्छा सा वीडियो बना के भेज दे, एक तेरे वॉइस ओवर के साथ वीडियो बना के भेज दे। मतलब दैट इज देयर वे ऑफ Yes. seeing their property. That is also, there is technology involved in it. Any of the social medias that we use is a part of technology that we are using. बहुत सारे हमारे ब्रोकर भाई बहन होंगे जो शायद लिंक्डइन यूज नहीं करते हैं। मेरा उनको एक अर्ज होगा कि हम जितना अपने आप को लिंक्डइन पे लोगों के साथ नेटवर्किंग कर सकते हैं, जब हम अपने आप को मार्केट कर सकते हैं, जितना हम फेसबुक पे फोटोज डालते हैं उतने अगर हम लोग लिंक्डइन पे करेंगे तो हम लोगों को और सक्सेस ज्यादा अच्छे से मिलेगी। Very good. टेक्नोलॉजी goes hand in hand for us, especially as consultants, small timers। हमें टेक्नोलॉजी बहुत आगे ले जाएगी। Very good. And रियल एस्टेट एक ऐसा प्रोफेशन है, रियल एस्टेट ब्रोकरेज, कि जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम हमेशा ही कहते हैं कि हमको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो मैं हमेशा इस चीज को बोलता हूँ कि आपको रिस्पेक्ट पाने के लिए अपने आप को वो लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल। करेक्ट। तो अब ये दिक्कतें आती है कि आपके पास, जैसे हम हमेशा कंपेयर करते हैं एडवोकेट से या चार्टर्ड अकाउंटेंट से या फाइनेंशियल कंसल्टेंट से, इंश्योरेंस कंसल्टेंट है आज समझो। अब हिंदुस्तान में ये सारे काम के लिए एक प्रॉपर करिकुलम है। अगर मुझे इंश्योरेंस एजेंट बनना है या फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनना है तो मैं या मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक पढ़ाई है गवर्नमेंट की, एक सिलेबस में है। बट किसी को रियल एस्टेट ब्रोकर बनना है तो कोई सिलेबस नहीं है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान में। और हमने जो भी सीखते हैं वो काम करके सीखते हैं। तो मैंने भी जब ये ब्रोकर की पाठशाला, तो देन है टेक्नोलॉजी की कि हम कोविड में स्टार्ट कर पाए। मैंने ये चीज 2015 से सोची कि मुझे एक इंस्टीट्यूट बनानी है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली फॉर विमेन,
इसके जैसा कोई बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस में जितना आपको फ्रीडम है, जितना पैसा है Absolutely. और जितनी मेहनत और जितनी स्किल आप दूसरे इंडस्ट्री में, चाहे आप एचआर का हो, ट्रेनिंग का हो, फाइनेंस का हो, इंश्योरेंस का हो, उसमें आप जितनी मेहनत करते हैं, अगर उससे 50% मेहनत भी आप रियल एस्टेट ब्रोकरेज बिजनेस में करते हैं हिंदुस्तान में, तो आप उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, उससे ज्यादा नाम मिल सकता है, उससे ज्यादा फ्रीडम मिल सकता है आपकी लाइफ में। बिल्कुल जी। तो ये सोच के साथ मैंने सोचा कि मैं इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहता हूँ ब्रोकर्स के लिए। जो मैंने सीखा, काम करके सीखा, मैं भी कोई इंस्टीट्यूट तो कोई कहाँ से भी एजुकेशन नहीं ली, तो उसी एंगल के अंदर, उसी डायरेक्शन में हमने ब्रोकर की पाठशाला ऑनलाइन स्टार्ट कर दी। और मुझे बहुत खुशी होती है कि लोगों को इसमें से बहुत सारी बेनिफिट मिल रहे हैं, लोग इसको सराह रहे हैं। जो भी लोग इसको सुनते हैं, सब स्पीकर से कुछ ना कुछ, देखो आपने अपने 10, 11, 12 साल दिए, मैंने 33 साल दिए, ऐसे जो भी स्पीकर आते हैं वो अपनी लाइफ का निचोड़ शेयर करते हैं लोगों के साथ में। आपको क्या लगता है कि यहाँ से आगे किसी को अगर ऑर्गेनाइजेशन बनाना है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, बड़ा काम करना है, तो एजुकेशन का और ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइजेशन में कितना इंपॉर्टेंट है? आई थिंक सर ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हम इतने सालों में देखते हुए आ रहे हैं कि वो अनऑर्गेनाइज से धीरे धीरे करके हम लोग रियल एस्टेट को भी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे आज एक डेवलपर के ऑफिस में एक साइट इंजीनियर को एक इंजीनियर होना जरूरी है, पहले वो जरूरी नहीं था। आज अगर आप देखेंगे तो एक रियल एस्टेट और मे बी एक डेवलपर को एक लॉयर रखना जरूरी है। उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए भी एक सर्टिफिकेशन, एक बैंड जरूरी है। नॉट दैट कि जो बंदे पढ़े नहीं हैं या जो बंदियां पढ़ी नहीं है वो नहीं कर सकते, वो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि आपने अभी बोला इंश्योरेंस बैंकिंग सेक्टर में वो लोग एक एडवाइजर होते हैं, वो एक रोल प्ले करते हैं, एक गाइड होते हैं किसी चीज को बताने के लिए। आज हम भी वही रोल प्ले करते हैं। आज अगर कोई हमारे पे इतना ट्रस्ट करता है तो हम किसी का पैसा हम लगवा रहे हैं, तो अगर हमें खुद को वो बेसिक चीजें नहीं पता और हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए रियल एस्टेट का डील कर रहे हैं, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं आगे डिस्कनेक्ट आएगा और वो लोग सूनर और लेटर शिफ्ट हर चीज में हुआ है। आज जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, हल्दीराम, वो पहले एक ट्रेडिशनल मिठाई की दुकान वाले थे, लेकिन आज उनके बच्चे पढ़ के आए, उन्होंने वो चीज डेवलप की, आज इट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड। सेम चीज हमारे सेक्टर में भी लागू होती है। हो सकता है कि किसी के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स रियल एस्टेट बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे में करते हो, लेकिन आज जैसे बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो चीज थोड़ी ऑर्गेनाइज होती हुई जा रही है। अब अगर आप मेरा एग्जाम्पल लेंगे, मैं बहुत क्लियर हूँ कि मैं बिना ब्रोकरेज के काम नहीं करती, जबकि मेरे आसपास सराउंडिंग में ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं कि अच्छा सर आप जो गुडविल दे दीजिए, अच्छा ठीक है 15 दिन का दे दीजिए। ये स्पेशली हमने कोविड में बहुत देखा है। लेकिन वहां पे जब हम हमारी डिग्निटी मेंटेन करते हैं, क्योंकि अगर हमें वो हम अपनी रिस्पेक्ट अगर खुद नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। और हमारी रिस्पेक्ट, हमारी एजुकेशन, हमारी नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री वो रिफ्लेक्ट करती है। आई वुड हाईली अर्ज द गवर्नमेंट, जैसा कहते हैं कि एक IRB एग्जामिनेशन एक इंश्योरेंस एजेंट के लिए कंपलसरी है, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए कंपनी बोलती है कि MBA होना जरूरी है। उसी तरीके से शायद मे बी 5-10 इयर्स डाउन द लाइन एक रियल एस्टेट वाले के लिए एक रियल एस्टेट डिग्री, भले वो ग्रेजुएशन के लेवल पे ही क्यों ना हो या एक डिप्लोमा कोर्स ही क्यों ना हो, वो बहुत बहुत जरूरी है। रेरा के आने के बाद में एटलीस्ट चलो एक अच्छी बात हुई है कि जो लोग रेरा रजिस्टर्ड नहीं है वो लोग आगे बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन उसमें एजुकेशन कोई रोल प्ले नहीं करती। कोई भी गिविंग सम मनी, पेइंग सम मनी टू द गवर्नमेंट, दे कैन टेक द रेरा सर्टिफिकेट। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एक सर्टिफिकेशन एग्जाम, एक एंट्रेंस एग्जाम डेफिनेटली होना चाहिए। जो आगे वाले बच्चे हैं, आगे वाली जनरेशन है, उसको ये प्रोफेशन को और सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द best profession which gives you flexibility, which gives you a huge scope to learn, a huge scope to grow. I think we should definitely, all brokers come together, consultants come together, we should definitely contribute whatever we can to this industry for education per se. True. So I think you are on the, आपने बोलते हैं ना वो डॉट हिट किया। रेरा started in 2017 और 2022 में 5 साल पूरे हो रहे जी। आपका भी जो सर्टिफिकेट होगा उसमें 5 साल का टाइम होगा, सर्टिफिकेट 5 साल, तो अभी रिन्यूअल पे आ रहा है। और तो लास्ट ईयर 2021 में रेरा की जो कमिटी थी उन्होंने अनाउंस किया कि जो आपका रिन्यूअल है वो इट विल बी सब्जेक्ट टू योर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन कोर्स। ट्रू।
और उन्होंने इन द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर दे केम आउट विद अ टेंडर नोटिस कि जो भी इंस्टीट्यूट एमपैनल होना चाहती है रेरा अथॉरिटी के साथ में टू ट्रेन द ब्रोकर्स फॉर दिस सर्टिफिकेशन कोर्स दे कैन अप्लाई एंड आई एम वेरी हैप्पी टू share with our viewers and you that broker ki pathshala we have applied for that to be one of the training institute for empanelment with the RERA. So process abhi start hai, तो प्रोसेस चालू है बिकॉज मुझे लगता है हमसे अच्छा और कौन हो सकता है जो आपको हमने 33 साल निकाले हैं और व्हाट आई एम डूइंग इज अ पर्सन लाइक यू देयर आर लॉट ऑफ ब्रोकर्स इन इंडस्ट्री who have given their consent कि विनोद भाई आप कभी भी इंस्टीट्यूट चालू करेंगे whenever you want we will come and teach the you are I without asking you I have already concluded you in our institute and very soon we are going to start the physical institute in Daisar so that we can have that one-to-one interaction and the best part technology has taught us is कि you don't need to come from Navi Mumbai to Borivali or Daisar all the way. You can be on the screen and you can, all the students can learn from you. So I think that's the beauty of it, and I'm sure this is going to happen. And that is how I want to contribute to our industry. So I think there are a lot of opportunity for women. So now last message for women out there. There may be some who are already in the industry. See, my main purpose. Preeti is to I want to see that day that parents will tell their children or children will come when they do a career guidance program. They will come with the filling their form, with their own choice that instead of doctor, chartered accountant, engineer, I want to be a real estate. So if that happens, I'll be the most happiest person. So that is that kind of contribution I want to give to the next generation. जरूर होगा अगर हम 12-15 साल या 20 साल पहले जाएं तो सब बच्चों के दिमाग में एक ही चीज होती थी डॉक्टर इंजीनियर यही बनना है मतलब माँ बाप वो बच्चों में कूट के भर देते थे पर मुझे याद है जब हम लोगों ने हमारा 10th-12th खत्म किया था तो हमारे बैच में मेरे बैच में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने जर्नलिज्म के लिए ऑप्ट किया और घर वाले एकदम ऐसे फ्यूरियस थे कि इतने इंटेलिजेंट बच्चे और जर्नलिज्म में क्यों जाना है but that was a mind shift, a career shift during that time. And today we see journalism as one of the widest profession जो एक बच्चों को attract करता है. And there are so many courses in it. लेकिन उस समय वो नहीं था. So I think वही same चीज हमारे लिए replicate होगी कि with all the efforts what you all veterans are taking, definitely there will be a mind shift of the parents. जहाँ पे parents बहुत अच्छे से अपने बच्चे को रियल एस्टेट में जाएंगे. आई थिंक काफी हद तक विनोद जी एक्सेप्टेंस आ भी गया है. अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे डेवलपर के ऑफिस में जो सेल्स की बंदियां होती हैं वो फीमेल्स. सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो बेच रही हैं लेकिन वो जॉब कर रही हैं. वो एक कॉर्पोरेट जॉब में है. लेकिन हम जैसे लोग हैं जो हम हमारे बिजनेस में हैं और हम ये चीज को फ्रंट एंड कर रहे हैं. सिर्फ वो एक माइंडसेट का चेंज है जो आज मार्केटिंग भी अगर एमबीए इन मार्केटिंग है तो एमबीए इन रियल एस्टेट क्यों नहीं हो सकता है. आज एक स्पेशलाइजेशन क्यों ऐड नहीं की जा सकती है. इट्स ऑल अबाउट द इंटरेस्ट. और दूसरा एक बहुत बड़ा आप बोलेंगे कि एरिया ऐसा है कि इन इंडिया स्पेशली देयर आर विमेन हु आर वेरी वेल एजुकेटेड बट दे आर होम मेकर. अब बच्चे बड़े हो गए और नाउ दे डोंट हैव टाइम. दे हैव एम्पल टाइम इन हाउस. बच्चे चले गए कॉलेज तो अभी तो बच्चे अपनी प्राइवेसी देखते. हस्बैंड इज डूइंग हिज बिजनेस बट शी इज एजुकेटेड एंड सिटिंग एट होम watching the TV. I think those kind of women also have got amazing opportunity to contribute for the real estate brokers. Because if you look at Western world, I am associated with NIR India. You were also for some time being part of it. NIR USA, the data is coming that more than 57 realtors are women realtors. Yes, they are doing more business than men in Western world. सर जब मैं रोटरी ग्रुप एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए जब मैं वहां गई थी और मैं अभी रिसेंटली कोविड से पहले आई वाज इन द यूएस एंड मैं अपना टाइम जब स्पेंड करती थी तो मुझे पढ़ने की आदत है या एक्सप्लोर करने की आदत है. तो मैंने वहां पर मैक्सिमम रियल्टर्स कैसे काम करते हैं क्या होता है मैंने वो चीज देखी है. एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने वहां पे जितने भी इंटरेक्शंस किए मेजरली वुमेन रियल्टर्स थे.
Absolutely. एंड माय सरप्राइज, यहाँ पे जैसे होता है कि एक मेल रियल्टर के यहाँ पे एक फीमेल रियल्टर काम करती है, वहां पर एक फीमेल रियल्टर के यहाँ पे मैक्सिमम मेल रियल्टर्स काम करते हैं। Absolutely. That is what gave me also a thing कि मैं वापस जाने के बाद में मुझे कुछ वैसा करना है। लेकिन हाँ, उनके नॉर्म्स अलग हैं, उनका वे ऑफ बिजनेस अलग है, उनका इंडस्ट्री मतलब उनका लोकेशन, सराउंडिंग एनवायरनमेंट सब अलग है एज कम्पेयर टू जो हमारे यहाँ पे है। शायद हमें बहुत टाइम लगेगा उस लेवल तक आते आते। लेकिन जब मैं वापस आई थी तो मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर थी कि जो मेरा बैक एंड काम है रियल एस्टेट के अंदर, जैसे एड्स पोस्ट करना, सोशल मीडिया हैंडल करना, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को हैंडल करना, वो सब जो है वो मैंने कोशिश करके ऐसे फीमेल्स को दिए जो दे वांटेड टू गेट बैक टू वर्क। भले वो वर्क फ्रॉम होम हो, आप हफ्ते में एक दिन ऑफिस आइए, बट आप ये चीजें आप एक्सप्लोर कीजिए। फिर कोविड के समय बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने अपनी नौकरियां खोई। उस समय अगेन व्हेन वी स्टार्टेड बैक विद द ऑफिस, आई हैड दिस इंटेंशन इन माय माइंड, एंड मैं वो थोड़ी सी वुमन एम्पावरमेंट वाला कीड़ा मुझ में है तो मेरा उसमें एक सबसे बड़ा एफर्ट और कोशिश उस समय यही थी कि जितनी फीमेल्स घर में हैं और जिनको सबैटिकल के बाद काम पे आना है या कोविड के कारण जॉब छूट गया है, ट्रैवल में अभी इश्यूज हैं, so that was an open platform for them to work with me on the basis of commission, as in not on the salary basis, but you associate with me on a commission basis that if this deal happens, so this is the percentage of the amount that you take in. So these were just small efforts of giving them the confidence that yes, they can do it, and getting back the women into this industry, जो एक सबसे बड़ा taboo था. So I think that is what, if every one of us starts doing that, we have a huge platform coming up for all the youngsters, married Yes. Absolutely. females who have taken the sabbatical and want to get back to work, जिनको वो push की जरूरत है, तो I think this industry is the best जो उनको वो push दे सकता है. Absolutely. Great. I think पता ही नहीं चला, 1.25 घंटा निकल गया. मैं बोलती बहुत हूँ विनोद जी. It was wonderful interacting with you. And friends, everyone does their professional work in their life for their personal requirement. So and then there are person who also want to contribute to the society. So Gurpreet is also someone who is in a small way contributing to the society in a wonderful way. To share something about your work which you are doing for cancer patients. It's a small organization, विनोद जी, जो अभी हम रजिस्टर करने के प्रोसेस में हैं. We are trying to register a charitable organization by the name We Care to Heal. And नाम भी बहुत ज्यादा यूनिक और बहुत सोच के इसलिए लिया गया था बिकॉज वो मेरा एफर्ट नहीं है. मेरे साथ मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त, मेरे बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल लोग जुड़े हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने मेरी मदर बहुत छोटी एज में खो दी थी कैंसर के थ्रू, एंड मेरे फादर काफी समय से अनवेल थे. ही वाज अ नॉन अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस पेशेंट. उन्होंने जिंदगी में कभी लिकर को हाथ भी नहीं लगाया था, बट he was suffering from non-alcoholic liver cirrhosis. It started with an incident. मैं येस बैंक में काम करती थी, मैं बैंक जा रही थी एक दिन, तो मेरे चाचा ने मुझे फोन किया कि बेटा ऐसे अपने यहाँ से आए हुई है फैमिली, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है. टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में वो लोग हैं और उनका ट्रीटमेंट शुरू नहीं हो रहा है. तो मैंने बोला ठीक है चाचा, मैं वीकेंड पे चली जाऊंगी, ऐसा बोल के आई केप्ट द फोन डाउन. बट मैं ऑफिस जा रही थी, मेरा ऑफिस वर्ली में था, तो मैं जब ऑफिस जाने के लिए लोअर बरेल पहुंची तो लेफ्ट लेते हैं तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है एंड राइट लेते हैं तो मेरा ऑफिस है. आई डोंट नो क्या सूझा क्या हुआ, मैंने गाड़ी लेफ्ट की तरफ घुमाई, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल गई. उससे पहले मैं कभी वहां नहीं गई थी, जबकि मेरी मॉम का ट्रीटमेंट वहां हुआ था, तो मुझे वो एरिया से टैबू था कि मैं वहां नहीं जाऊंगी करके. बट समहाउ मैं वहां गई एंड इट वाज अ वेरी सैड सिचुएशन. जब मैंने वहां पे इतने सारे पेशेंट्स देखे जिनको कुछ भी नहीं समझता है, एंड जो जैसा जिसने बोल दिया, जबकि टाटा इज डूइंग अ रियल गुड वर्क इन टर्म्स ऑफ सर्विंग सो मेनी पीपल, लेकिन वो डॉक्टर्स भी हेल्पलेस हैं. कितने लोग उनको समझाएंगे जिनको कुछ समझता ही नहीं है. तो उनकी केस फाइल मैंने लेके डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर ने बोला कि इनका हीमोग्लोबिन बहुत कम है एंड प्लेटलेट लेवल बहुत लो है, हम इनको केमो नहीं दे सकते, तो इनको रुकना पड़ेगा, इनको अपना बॉडी में थोड़ा ताकत लाना पड़ेगा, एंड देन ओनली वी विल बी एबल टू डू इट. एंड टाटा वालों ने इन लोगों के लिए रहने के लिए भी अरेंजमेंट्स किए हुए थे. बट एक वो डर कि हमें ठीक दवाई नहीं दे रहे हैं, और लोगों को समझता नहीं है उस समय में, सिर्फ अपना पेशेंट दिखता है. तो
बात करके उनको समझाया तो दे वो लाइक कि अरे हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो मैं उनको उठा के घर पे ले आई। तो तब पापा ने बोला कि क्या है, तो ऐसे पापा ठीक है, मतलब मुझसे नहीं देखा गया ऐसे, मुझे ऐसा लगा कि मम्मी जब सफर कर रही थी तो ही सेड कि अच्छा ठीक है। वहां से ये शुरुआत हुई, उनकी फैमिली को कन्विंस करना कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जरूरी है, एंड वो चीज को समझना कि वो क्या होता है, ये जर्नी वहां से शुरू हुई। खैर वो उनका ट्रीटमेंट हुआ, वो वापस चली गई, एंड उसके बाद में मेरे दिमाग में हमेशा ये घूमता था कि वो तो एक थी जो मेरे को जानती थी, ऐसे बहुत है जिनको मैं नहीं जानती या रेफरेंस नहीं है। तो मैंने फिर टाटा जाके वीकेंड्स पे बिस्किट्स, छाछ वो सब ले जाना, बिकॉज आप अगर टाटा मेमोरी लाएंगे तो रोड साइड पे बहुत सारे पेशेंट, अच्छे घर के पेशेंट्स, Yes, ऐसा yes, नहीं है कि absolutely. उनको क्योंकि बॉम्बे नहीं समझता है, उनको हॉस्पिटल के बिल्कुल बाजू में रहना है, तो वो रोड साइड पे वैसा रहते थे। तो ये जर्नी वहां से शुरू हुई, शुरू की थी एक इंडिविजुअल के हैसियत से बट अभी बढ़ते बढ़ते इट्स बिकम अ ग्रुप। हम लोग इट्स नॉट ओनली कैंसर नाउ, हम लोग सारे क्रॉनिक डिजीजेस जैसे जिनके ट्रांसप्लांट्स होते हैं, वी एज अ ग्रुप वी केयर टू हील, हम लोग उनको पोस्ट ट्रीटमेंट जो सस्टेनेबिलिटी ड्रग्स लेती हैं लगती हैं। ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस पैसे दे देते हैं, ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स फंड कर देते हैं, लेकिन एक बार ट्रीटमेंट हो जाता है उसके बाद इन लोगों की मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और वो बहुत ज्यादा काउंसलिंग गाइडेंस की जरूरत होती है। वो मैंने रियलाइज किया था पापा के सिकनेस के बाद कि वो एक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मेडिसिन और कोई नहीं देता, और उस चक्कर में ट्रीटमेंट हो जाता है लेकिन पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाता क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पाता। So this group started with this efforts कि हम लोग post chemotherapy या post transplant, bone marrow transplant, kidney transplant, liver transplant के बाद में जो एक patient को sustainability के लिए drugs लगती हैं, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। By God's grace, even with Rotary, Dr. Nikhil Kibe, अगर आप जानते होंगे उनको, he was the president of 3030 also for some time. He is a nephrologist, तो वो मेरे किडनी के पेशेंट्स का बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं in terms of guidance। मेरे खुद के ब्रदर जो यूएस में हैं, तो कैंसर पेशेंट्स की फाइल्स उनके साथ शेयर करके उनसे गाइडेंस लेना। एंड सर उस समय क्या होता है ना, जिनके पास पैसा भी होता है ना, उस समय एक गाइडेंस की जरूरत होती है, जो शायद फैमिली उस समय सपोर्ट नहीं कर पाती, वो डिसहार्टेड हो जाते हैं ये बीमारी का नाम सुन के। तो ये एक एफर्ट है जो इंशाल्लाह बहुत जल्दी अगर रजिस्टर हो गया तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसके साथ में जुड़ेंगे। एंड नाम सबने मुझे बोला कि तुमने अपना फैमिली नेम यूज क्यों नहीं किया ट्रस्ट के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भले वो मैंने शुरू किया, मैंने एक एफर्ट से शुरू किया, लेकिन अल्टीमेटली मेरे बाद वो चलता रहे। तो इसलिए मुझे मेरी फैमिली नेम नहीं चाहिए थी, मेरी मदर नेम नहीं चाहिए थी, मेरी फादर नेम नहीं चाहिए थी। एंड इवन अगर आप उसका लोगो देखोगे तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लोगो, जो ऐसे दो हाथ है और उसके बीच में एक हार्ट है। तो जितने ज्यादा हाथ हम जुड़ते जाएंगे और लोगों की सेवा करते जाएंगे, तो एंड ये आई थिंक मैंने काफी कुछ एक इंस्टेंट रोटरी से भी सीखा था कि हम समाज को वो दें जो हमें भगवान ने इजीली दिया है शायद। So, Excellent, very good. Great. I think this is what is very important being a human. I think every human being must understand this. In today's world, what is needed is this. एंड विनोद जी आप मानेंगे कि कोविड के समय भी जो मेरे पेशेंट्स की मेडिसिन जाती थी, कोविड के अंदर सब काम बंद था, एंड मैं किसी से मांग नहीं सकती थी कि ऐसे पैसे पैसे की जरूरत है। आप यकीन नहीं मानेंगे, वी हैड गॉड्स ब्लेसिंग्स, भगवान मुझे ऐसी डील लाके गोद में रख देता था, जैसे ही किसी पेशेंट की दवाई होती थी तो ऐसा होता था कि चलो ये दवाई के पैसे निकल गए। एंड रियल एस्टेट का मेरा मैक्सिमम इनकम व्हाट आई अर्न फ्रॉम रियल एस्टेट गोज टुवर्ड्स दिस नोबल कॉज, बिकॉज खुद के लिए पापा भी बहुत छोड़ के गए हैं, भगवान का भी दिया है, अभी जो कमाना है वो इसलिए मैं ब्रोकरेज नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि वो मेरा हाथ नहीं है, किसी और का हाथ है। वेरी गुड, वेरी गुड। हम कुछ भी अच्छा करते हैं तो अच्छे लोग मिल जाते हैं लाइफ में। जी। So I would still suggest, because I think person like you joining the Rotary uh, will have an unlimited opportunity. Rotary, you know that it's an organization of 1.2 million members across the world. So if you want to do something very big, I think there is no limit to money, there is no limit to manpower, and there is no limit to resources. So I will request you to join Rotary immediately. If you need any help in Navi Mumbai, let me know. I'll connect with you, all the presidents, wherever you are staying, very close by all the club, and they would be very happy
to have a person like you in their club, you know. I am associated with जो अपना females का inner wheel है उसमें I mean I am associated with couple of activities but अभी full fledged join नहीं किया है जो मुझे करना है तो वहां पर भी when it comes to patients or when it comes to बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ types of activities I am always associated with them. Sooner or later I will be a Rotarian. That is my promise to Rotary because I have learned a lot, I have gained a lot. मेरा जो एक्सपोजर मुझे यूएस में मिला इज थ्रू रोटरी अनफॉर्चुनेटली सर आज जैसा आपने बोला ह्यूज मनी आज मेरा ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन जब मैं ग्रुप स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम से वहां गई थी तो मेरे साथ जो लोग कनेक्टेड थे वो आज भी कनेक्टेड है कितनी बार वो मुझे फंडिंग वहां से बोलते मैं बोलती वही मत करो प्लीज यू नो अभी मत करो तो वो वहां से अगर भी वो एफर्ट आता है कि यू नो एंड आई मीन वंडरफul platform. Very good. Preeti, I really enjoyed the interaction with you for last 1.5 years. You really inspired me. I'm very happy to connect with a person like you. It is not only about profession, but as a human being, you know, you are a great soul. Thank you so much, sir. So there is one member who is written on the chat box. This lady is also attending most of the session, you know, and I must thank her, Hina Bhaktchandani. She is writing that thank you, ma'am and Vinod sir, for such a great session. You are the people who inspire me, who motivate female realtor. Vinod sir, please ये session continue रखिएगा. Thank you so much. आप लोग जब तक सुनेंगे तब तक मैं तो definitely continue रखूंगा. भले चाहे 2 लोग भी आएंगे. So you know, you are the real inspiration for me. So great. हमने अभी तक जो बात की वो प्रोफेशनल बात की आप सबने सुना गुरप्रीत को उनकी स्टोरी उनकी स्कूलिंग कॉलेज एजुकेशन वॉलीबॉल through PGDM and so many things, you know. You know, I always give this last session as a one-liner, you know, answers, which reflect your personality as a human being. What kind of person you are? आपने प्रोफेशनल और सारी चीज बता दी आपने. हालांकि हमने लास्ट सेगमेंट में ऑलरेडी आप कैसी व्यक्ति है वो तो पता चल गया जिस तरीके का आप काम कर रही है अपार्ट फ्रॉम बिजनेस. सो हर एक इंसान लाइफ में सफल होना चाहता है सक्सेसफुल बनना चाहता है और हर एक के सक्सेस के मायने अलग होते हैं. तो आपके लिए सक्सेस क्या है? सर मेरे लिए सक्सेस है एक स्माइल ऑफ पर्सन जब हम उनको घर की चाबी देते हैं भले वो रेंटल हो या वो यू नो सेल हो हम उनको एक सपना देते हैं जो उनका एक सपना होता है उनके घर का मतलब आज एक ओनिंग अ हाउस इज अ ड्रीम फॉर एवरीबॉडी. Yes. So that is the success to me. And मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हर कोई प्रोफेशन के अंदर इंटीग्रिटी हार्डवर्क एंड फोकस जरूरी है और वही हमें सक्सेस के पाथ पे ले जाता है. So for me success is something which we cannot define, which is just the smiles on the faces, more and more smiles on the faces. जैसे मैंने पहले बोला कि हम तब कमाते हैं जब हमारे clients prosper करते हैं. Clients के ज्यादा प्रॉपर्टीज हमारी सक्सेस. So दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है पैसा. You know, ऐसा बोलते हैं कि पैसे के बिना कुछ नहीं होता है. So हर एक इंसान की लाइफ में पैसे की अहमियत भी अलग अलग होती है. You know, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो you know they are born with golden spoon और उनके लिए 2-5 हजार रुपया कहाँ पे भी जाके खर्च कर देना एक आधे घंटे में बहुत कॉमन बात होती है. और एक जगह ऐसे लोग होते हैं जिनको मुश्किल से पूरा महीना काम करने के बाद 5 हजार में. तो इसलिए पैसे की अहमियत हर एक इंसान के लिए अलग अलग होती है. आपके लिए पैसा क्या है? What does it mean money to you? हम कमाते सब पैसे के लिए है लेकिन पैसा यूटिलाइज कहाँ और कैसे करते हैं वो बहुत डिफरेंट है. यहाँ पर मैं बोलूंगी मैं हमेशा मेरे फादर की लाइन याद रखती हूँ. पापा मुझे हमेशा बोलते थे कि बेटा अच्छे कर्म करते जाओ पैसा अपने आप तुम्हारे पास आएगा और कभी दुखी मत होना कि अगर किसी ने तुम्हारा हक मार लिया या तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम वो डिजर्व करती थी वो पैसा तुम्हारा था और तुम्हें नहीं मिला तो ये याद रखना कि कोई तुम्हारे हाथ से ले सकता है कोई तुम्हारी किस्मत से कभी नहीं ले सकता. तो आई थिंक मैंने उसी फंडे को अपनी लाइफ का बेसिस बनाया है. मैं पैसे के लिए काम नहीं करती मैं नाम के लिए काम करती हूँ. मैं लोगों अभी जो मैंने आपको बोला कि मैं ब्रोकरेज नहीं छोड़ती बट द रीजन बिहाइंड दिस क्योंकि वो जो पैसा मैं कमाती हूँ वो किसी और के काम आता है और शायद इसीलिए मुझे और मिलता है. So I think a saying which says the more you give the more you get. Absolutely. So for money I always believe in this statement कि आज है कल नहीं होगा.
नहीं पता, लेकिन जब हम ऊपर जाएंगे तो हम हमारा नाम, हमारे रिश्ते, हमारा हमारी पहचान छोड़ जाएंगे। पैसे तो अब जैसे सर मैं मैरिड नहीं हूँ, मेरे बच्चे नहीं है, मेरे पीछे पैसा कौन क्या करेगा, मेरा पैसा क्या करेगा नहीं पता, लेकिन जो मैं ऊपर ले जाऊंगी या मेरे जाने के बाद जो छोड़ जाऊंगी वो मेरा नाम होगा। Super, excellent. Which is your favorite place? कश्मीर। Kashmir, क्या बात है? Have you been to No Kashmir? doubt. I haven't been to Kashmir. That's on my Do list. you want to visit Kashmir? लोग बोलते हैं उनको बाहर जाना है, मैं बोलती हूँ मुझे कश्मीर जाना है। मेरा भी कश्मीर रह गया, 2 बार टिकट होके भी कैंसिल हुआ, बट मुझे लगता है कि अभी हम जाके कश्मीर में एक स्क्वायरफिट इंडिया की ब्रांच भी डालेंगे, क्योंकि अभी तो ओपन हो गया है। तो आई अब वांट टू हम डू एक वन सेशन सेशन करते हैं, सब साथ में चलते हैं विनोद जी। आई वांट टू डू अ सेशन एट कश्मीर, आई बिल्कुल, रियली सब वांट साथ में चलेंगे। टू। मैंने देखा है कि हर सफल इंसान की अच्छी हैबिट्स होती है कुछ, और उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट है वो रीडिंग है। So, how, what kind of reading you have done in your life, or any particular books which has changed your life or help you to grow in your life? You can share with our viewers? From my childhood, my mom made sure कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आता है द स्पीकिंग ट्री, तो दैट स्पिरिचुअलिटी पार्ट ऑफ इट, क्योंकि हम लोगों में तो बच्चों में इंस्टिल करने का वो स्पिरिचुअलिटी, वो पाठ पूजा, वो वहां से नहीं था, तो मेरा शुरुआत पढ़ने की वो एक आर्टिकल से हुई थी जो मैं आज Every तक Sunday आता है, if I am not mistaken. It is coming on every Sunday. यस, इट इज ऑन एवरी संडे, मैं आज तक पढ़ती हूँ वो हैबिट मुझे वहां से थी पढ़ने की। बाकी मैं ऐसा नॉवेल्स नहीं पढ़ सकती बिल्कुल भी, मुझे वो रीडिंग की हैबिट नहीं है, बट और हैबिट और पेशेंस भी होनी चाहिए ना। मैं ऑनलाइन बहुत पढ़ती हूँ, इन द सेंस कि अपनी इंडस्ट्री के बारे में, ट्रेंड्स के बारे में, एंड मेरे लिए क्योंकि 2 चीजें पढ़नी पड़ती है, मुझे रियल एस्टेट की भी नॉलेज रखनी पड़ती है और एचआर की भी नॉलेज रखनी पड़ती है। तो आई डू रीड अ लॉट अबाउट माय प्रोफेशन, अबाउट माय करियर व्हिच इज इंपॉर्टेंट टू मी। अलॉन्ग विद दैट मुझे रिगार्डिंग जैसे सिखिज्म के बारे में, हम आई लॉस्ट माय मदर एट अ यंग एज एज आई सेड, तो कोई ऐसा बताने वाला या पढ़ाने वाला नहीं था, तो अभी ऑफ लेटली ड्यूरिंग कोविड मैंने वो बहुत पढ़ा है, इन द सेंस हमारा इंडियन कल्चर में भी सिखिज्म में भी हिंदुइज्म, आई हैव रेड अ लॉट अबाउट दैट, अबाउट वन ऑफ माय फ्रेंड्स, शी रोट एन बुक ऑन देवी, मतलब उसने वो बहुत ही अच्छे से आर्टिकुलेट किया है, ऑडिबल पे वो बुक अवेलेबल है, आई वुड इंसिस्ट पीपल टू प्लीज लिसन टू दैट। इट इज टॉकिंग अबाउट डिफरेंट देवीज जो हमने कभी सुने भी नहीं थे, हमारे लिए सिर्फ काली माँ, दुर्गा माँ, सरस्वती, दिस इज व्हाट वी न्यू, बट अभी ऑफ लेटली जब मैंने वो ऑडिबल सुना तो इतना कुछ पता चला कि और कितनी देवियां हैं, तो आज वो देवी बोर्डरूम में भी है, आपके सामने यहाँ पर भी बैठी है, और कितनी घर में भी है, सो दैट इज द पार्ट ऑफ दैट। सो वो ऑडिबल के थ्रू मैं आजकल बहुत पढ़ती हूँ, इन द सेंस की जो लिसनिंग के लिए मिलता है। The books which changed me, in the sense which I read and which changed me, one was Alchemist. Wow, wonderful book. And the other which I read, मैं अभी भी पढ़ती हूँ, लेकिन कुछ chapters पढ़ती हूँ उसमें, is Chicken Soup for Soul. It's a wonderful book again. It's for your soul. And COVID के अंदर अभी मैंने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ना शुरू किया है पार्ट्स में, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, लेकिन ऑनलाइन ही पढ़ रही हूँ। एंड उसके साथ में मैंने अभी जो और पढ़ा है दैट इज साई चरित्र, व्हिच टीचेस यू डिफरेंट लेसन्स इन लाइफ। तो आई वाज टीवी देखते देखते कोविड के अंदर वी वर वाचिंग साई का एपिसोड, तो उसके अंदर मैंने साई चरित्र के बारे में जाना, तो मैंने साई चरित्र पढ़ना शुरू किया। तो these are a couple of things which I read. Excellent. So there are few more messages I want to read for you. Hardik Babaria, he is also another person who have been regularly watching this Broker Ki Paathshala. Thank you, Hardik, for being there. Your encouragement is helping me to continue with this show. So he's writing, it was wonderful experience to listen, both of you. Preeti ma'am, may God bless you with lots of success for your NGO dream. Thank you so much, Hardik. And the great MJ is here, MJ Singh. A great session, great show, Vinod. Preeti, you were amazing, not because you are my niece, it is who you are as a human. Thank you, MJ, for so much, MJ. Thank you. that wonderful notes. And ऐसा कहा जाता है कि हिंदुस्तान में और पंजाब में तो खास, मतलब विदाउट बॉलीवुड नोबडी कैन लिव लाइफ, एंड हमारे वहाँ ऐसा कहा जाता है कि बॉलीवुड का इम्पैक्ट आपके बचपन से होता है,
कुछ फिल्में हैं, कुछ एक्शन है, कुछ डायलॉग है, वो जो आपकी लाइफ चेंज करते हैं, इंस्पिरेशन मिलती है। आपकी लाइफ में वो कौन सी फिल्म है जिसने इंस्पायर किया? मुझे एक चीज याद है, जो मम्मी मतलब जो हमारे घर पे तब एक वीसीआर और एक वो होता था हाँ, मूवी, 2 सभी को। मूवीज होती थी, तो जो बार बार देखी है, एक था मेरा गांव मेरा देश और एक था अन्ना कानून। अब मुझे ये नहीं पता मैंने उन दोनों में से क्या सीखा, लेकिन कुछ तो सीखा होगा। बट विच इज योर फेवरेट फिल्म? My favorite film, if you ask me, would be, it's difficult because मैं इतना I do watch good movies, but मैं इतनी Bollywood fan नहीं हूँ. But I think one movie which touches me is ये जो हम आपके हैं, no, the family movie तारे जमीन पर। in which this तारे guy, जमीन पर। sorry, तारे जमीन पर। Tare Zameen Par is one, and there is another movie which talks about the family and the bonding of the family. The song हम which साथ साथ हैं, हम आपके कौन, हम साथ साथ है। हम साथ साथ है, वो song which reminds me of my parents, which says ये तो सच है कि भगवान है. So that यस is one यस, of my एक्चुअली। favorite song, अरे and वाह, that movie touches me only because of that song. दैट्स फाइन, बट कुछ तो वो अपने जहन में आ जाता है बॉलीवुड से। जी. एंड हु इज योर फेवरेट आर्टिस्ट, हीरो, हीरोइन, एनीबॉडी? हु इज योर फेवरेट? मैं इतनी मूवी और बॉलीवुड फैन नहीं हूँ, लेकिन एज एन इंडिविजुअल एंड बीइंग अ फीमेल, इफ यू आस्क मी, आई हैव ऑलवेज admired सुष्मिता सेन. But not only because how she is, but her journey, the individual, the human being she is, not the acting part of it. Obviously, she's a wonderful actor as well, but उनकी एक लाइफ, उनकी स्टोरी में भी एक किक है, यस, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एब्सोल्युटली, So I एब्सोल्युटली, think she is one of my favorites in terms of the person she is. excellent, very good, superb. I think I'm sure you must be watching her series on Arya. Yeah, देख चुकी. she is amazing. Great. I think at very early age you associated with the organization where leadership is inbuilt in you. You're a great leader. But I'm sure you must have seen many leaders around you in your life. You must have read many leaders. You must have not met them, but maybe someone who must have inspired you. Who is whom you admire as a leader in your life? I would again go back to my father. My Wow. father was my leader in terms of my admiring him for everything. उन्होंने जीरो से हर बार खड़े होना सिखाया है. मैंने देखा है, हम कहते हैं कि हम वही सीखते हैं या हम वो बनते हैं जो हम देखते हैं. मैंने उनको बहुत बार अपनी लाइफ में एकदम डिसहार्टेड होने के बाद में वापस खड़े होते हुए देखा है. The biggest lesson after my mom's death, कि जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को संभाला या जिस तरीके से उन्होंने हमें संभाला as kids, एंड वापस से अपना बिजनेस शुरू किया, बिकॉज तब मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी एंड सब भाई अपने अपने बिजनेसेस में चले गए थे, पापा मम्मी के साथ थे. तो तब से शुरू वापस से उन्होंने अपनी जर्नी जैसे शुरू की और हमारी किसी भी चीज पे कॉम्प्रोमाइज ना होते हुए देखकर, प्लस उनके लाइफ के जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे कि कर्म करते जाओ, वो ऊपर वाला फल अपने आप देगा. सो या उन्होंने जिस तरीके से अपने पेरेंट्स के लिए किया है, वही चीज हमने उनसे सीखी है. मैंने अपनी लाइफ में जो सीखा है, मैंने अपने माँ बाप से सीखा है. माँ बहुत जल्दी चली गई थी, लेकिन फादर एज अ रोल मॉडल मेरे लिए आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं अटकती हूँ तो मुझे गाइड करने के लिए रहते हैं. अपनी लाइफ में ऑनेस्टली अगर आप पूछेंगे तो विनोद जी, मैंने अपने हर पड़ाव में अपने सीनियर्स से बहुत कुछ सीखा है. मैंने जब यस बैंक ज्वाइन किया था तो मेरे एक रीजनल हेड थे, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है. मैंने हमारे एचआर हेड से बहुत कुछ सीखा है. तो आई वुड नॉट से दैट दीज वर द लीडर्स पर से हु आर वेरी नोन इन द पब्लिक, बट मेरे आसपास जो लोग हमेशा रहे हैं, मैंने हमेशा उनको अपना गाइड, अपना अपना मोटिवेशन के लिए उनको समझा. एंड द बिगेस्ट वाज माय फादर, बिकॉज ही वाज वन मैन who believed in me more than he believed in the society. So I am whatever I am, it's because of him. Great. I think this is a wonderful quality in you that and this Broker Ki Paathshala also gives platform to people to acknowledge all those people who helped you, who inspired you, who motivated you during your journey, from whom you learn.
and you get a lot of very, very positive feeling when you are acknowledging, I could see that power in you. Whenever you are acknowledging somebody, thanking somebody, you generate a lot of power within you, and that acknowledgement reaches to that person. So that's a wonderful quality in you. Gurpreet, it was really wonderful opportunity for me to know more about you, to interact with you. And I must thank on behalf of all the brokers who are watching, who will watch later. Entire team of Broker Ki Paathshala is indeed grateful to you for having agreed and coming and sparing your time. It's a pleasure, sir. It's a pleasure. I'm fortunate that you identified me as one of the people who could come and talk on this platform. So the pleasure is all mine. And it is not me. God have been kind. I am just an instrument. All right people are coming at this show. This is being modest. And I'm sure we are definitely going to connect with each other for our sessions for the Broker Ki Paathshala as an institute. So wonderful friends, thank you very much. आज कुछ ज़्यादा वक्त लगा. Sunil Dhankani ji is another person who is the 100% attendance in all 4 seasons from Bhopal. He is writing great session. Thanks both of you. Thank you Sunil ji for being there. It's a wonderful feeling. So on behalf of all the brokers, we would like to present a small certificate of appreciation. Gurpreet, in all season and all session, what we have been doing is we are contributing for a good cause on behalf of you because you have given your time. So on your behalf, we are contributing something for the organization. So can we have a certificate, Lucha? Yes, sir. So this season we have connected with Desire Society. This is an organization by Dr. Alka, and they are responsible for helping HIV/AIDS affected children. So there are people who got AIDS and they expired, but the children also got, and there is nobody to look after the children. So this organization is taking care of those children. They are not only giving education, they are giving nutritious food, and they are bringing smile on their life, So I think it's a wonderful work they have been doing. They are having presence in Navi Mumbai also. They are having center in Malad in Mumbai, and they are also in South India. So we thought this entire season we have connected with them, and we want to contribute something on behalf of Square Feet Foundation. So this is a certificate of appreciation. Please accept this. It reads like this: Broker Ki Paathshala, an initiative by Square Feet Foundation. Certificate of appreciation to express our gratitude to Miss Gurpreet Jaggi, in bracket Preeti, founder at HRS, and honor Sadguru Realtors, Navi Mumbai, for her gracious presence and significant contribution in making Broker Ki Paathshala a great success. We appreciate your generosity in providing for the vital nutritious needs of the HIV affected children at Desire Society and gifting them a healthier tomorrow. Signed by yours truly. So please accept this. Thank you so much. It's an honor to be a part over here today, and it's an honor to even receive such an appreciation from your end, Vinodji. Thank you. Thank you, and please stay back as we announce the next speaker for the next Tuesday on Broker Ki Paathshala, Season 4 and Session 38. All the way we are going to Jaipur, the pink city of India. And we'll have another wonderful young and dynamic women broker who will come and share her personal and professional journey with all of us. Yes, Season 4, Episode 38, exclusive for Women Realtor. We are going to Jaipur next Tuesday, and we'll be having interaction with Swati Baisal. And her organization name is amazing, Desire Roof Range. This is the innovation which is bringing freshness by Women Realtor in our industry. She is the founder of Desire Roof Range, and I have interacted with Swati for quite a few years. She has been very, very active at NAR India, and I'm sure we will have another story from different culture, from different background, from different education, different challenges. But the common thing is these all women are very, very successful realtor.
who are going to inspire and encourage and motivate you while sharing their personal and professional story with all of you. So once again, thank you, Preeti, for having me here with Broker Ki Paathshala. Thank you all the viewers for being there with all of us. Wish you have a wonderful evening and have a great time. I will see you once again on next Tuesday at 5 p.m. Thank you very much. Thank you, Preeti. Thank you so much, Vinod ji. I would like to end it with saying that for all the women, कोमल है कमजोर नहीं तू शक्ति का नाम ही नारी है. Wow, wow, क्या बात है. Chalo, take care and we'll catch up soon. Thank you.